Araftayım ben, arada kaldım. Hem sende yokum, hem bende kaldım. कौन ऐसे हो जाता है कि जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ वो मुझे बताओ, क्या ये बात सच है कि मेरी किडनी मिर्ज़ान को दी गई है। तो आतिश ना उसके पास जाता है और बोलता है कि इलुल, तो इलुल ना उससे दूर हो जाती है और बोलते कि मेरे को हाथ मत लगाओ, बस मेरे को ये बता दो कि क्या ये बात सच है। तो मिर्ज़ान भी वहाँ पर चुप होकर खड़ी होती है और उसकी आंखों में से ना आंसू निकल रहे होते हैं, और मतलब आतिश के भी। तो फिर उसके बाद ना वो उसको चुप करवाने की कोशिश करता है आतिश, और उसको बोलता है कि इलुल प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। पर वो उसको ना ऐसे धक्का सा मार देती है और बोलते कि मेरे से पीछे रहो और मुझे ना हाथ लगाने की बिल्कुल भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिर्ज़ान भी उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। बेसिकली दोनों ना मतलब मिर्ज़ान और आतिश उसको इस हालात में देखकर ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मतलब तुम्हारे बाप ने मेरी किडनी यूज़ की ताकि तुम जी सको, पर तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसका क्या। हाँ, मुझे ज़िंदा गाड़ दिया गया, उसका क्या। सब बताओ मुझे, तुम तो ऐशो आराम से जी रही थी ना, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम ही हो जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दर्द दिया है, तुम ही हो। एंड वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं और मिर्ज़ान को ना ऐसे पकड़ लेती है, और मतलब आतिश उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, बट आतिश भी वहाँ पर फंस जाता है और वो दोनों की तरफ देखता है, क्योंकि एक तरफ उसकी बीवी है और एक तरफ उसकी बहन। तो मिर्ज़ान उसे बोलती है कि जितना चीखना चिल्लाना ना इलुल, चीख लो चिल्ला लो, मुझे पता है कि मैं ये जो ज़िंदगी जी रही हूँ ना वो तुम्हारी वजह से जी रही हूँ। तो और ये मेरे ऊपर जो बोझ है ना, इस पर मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, और जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो, बट स्टिल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तब छोटी थी, अगर उस टाइम मेरे को कुछ पता होता, इस चीज़ का पता होता कि मेरे पापा ये सब करने वाले हैं, उस टाइम मैं अपने पापा को शायद रोक लेती, शायद मैं खुद मौत के हवाले हो जाती, पर मैं ये काम कभी नहीं होने देती। और फिर ना इलुल उससे बोलती कि तुम ही हो उस चीज़ के ज़िम्मेदार जिसने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, तुम्हारी वजह से मैं सड़कों पर बड़ी हुई हूँ, तुम हो जिसने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली, तुम ही हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ कर ही नहीं सकती। तो आतिश ना फिर उसको चुप करवाने की कोशिश करता है और बोलता है कि इलुल प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। बट वो नहीं चुप करती और बोलती कि मेरा हाथ छोड़ो। हाँ, और वैसे भी मैं इसकी वजह से तो ये सब सह रही हूँ, और अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता जो भी तुम कहोगे, और मेरे पास कोई भी ऐसा है ही नहीं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ कर सकूं। तो मिर्ज़ान उसे फिर से कहती है कि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इलुल, ये तुम्हारे दुख का, मुझे पता है कि ये चीज़ सब मेरी वजह से हुई है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि मतलब मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, बट स्टिल। फिर वो बोलती है कि ओह, तो तुम मेरा गुस्सा समझ सकती हो, क्या तुम मेरा दर्द समझ सकती हो, क्या तुम सड़कों पर जी सकती हो। और ना मतलब आतिश उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है, बट वो भी ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे उसका भी दिल टूट चुका होता है, क्योंकि वो किसकी साइड ले। फिर उसके बाद वो बोलती है अपने भाई को, आतिश को बोलती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर मतलब इससे शादी कर ली और तुम्हें ये सब पता था कि इसकी वजह से तुम्हारी बहन की मौत हो गई, और तुम्हें मतलब यही लड़की पसंद आई, इसी के बाप की वजह से मेरी ज़िंदगी खतरे में थी, एंड स्टिल यू मैरी हर। भाई यहाँ पर तो मेरे को ये भी सही लग रही है। फिर उसके बाद ना इलुल से बोलते कि तुम तो यहाँ पर अपना बदला लेने आए थे ना, तो यहाँ पर फिर ये सब क्यों कर रहे हो तुम। हाँ, तुम बदला लेने आए थे तो तुमने मेरी चीज़ का बदला क्यों नहीं लिया, तुमने उसी की बेटी के साथ शादी रचा ली, तुम मेरे बड़े भाई हो ही नहीं सकते, और तुम एक्टिंग कर रहे हो मेरे बड़े भाई होने की। मेरा बड़ा भाई ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते होते ना, तो तुम ये सब कभी भी नहीं कर सकते थे। तो फिर ना आतिश उसे कहता है कि जितना मुझे ब्लेम करना है ना, तुम कर सकती हो मुझे ब्लेम। और वो बोलती है कि पीछे हटो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, और इतने दिनों तक तुम मुझे ये बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा, इतनी अच्छी ज़िंदगी थी तुम्हारी, वो सब बकवास है। तुम ये सब ना छुपाना चाहते थे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी कि तुम मेरी आंखों में देखकर सीधा झूठ बोल रहे थे। क्या तुम्हें सच में शर्म नहीं आई। और वो ना आतिश के पास जाते और उसके कॉलर खींच कर ना उसके मतलब उसको अपने पास करते और बोलते कि तुम मेरे बड़े भाई हो ही नहीं सकते, तुम मुझसे झूठ बोलते रहे सिर्फ इसे बचाने के लिए। कभी भी नहीं माफ़ करूँगी मैं इसे, कभी भी नहीं माफ़ करूँगी। और ना मतलब मिर्ज़ान का ये हालात देखकर ना मिर्ज़ान वहीं पर ऐसे ज़ोर ज़ोर से ना ऐसे रोने लग जाती है। फिर ना आतिश उसको फिर से समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि इलुल, मैं तुम्हें सब सच बताने ही वाला था। वो बोलती कि अच्छा, तो तुम मुझे सब सच बताने वाले थे, पर कब? जब मैंने तुमसे पूछा तब क्यों नहीं बताया। हाँ,
तुम श्योर हो कि तुम मुझे सच बताने वाले थे? नहीं। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान आती है कि मिर्ज़ान उससे बोलती है कि मतलब इलुल, ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि मैंने मतलब अपने आपको इस चीज़ के लिए कसूरवार ना माना हो तुम्हारी इस हालात का। जब से तुम मुझे मिली हो ना, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये सब मेरी ही गलती थी कि तुम यहाँ से दूर चली गई। तो फिर वो बोलती कि मुझसे दूर रहो, समझ में आई? तुम मुझसे दूर रहो। और वो उसको ना से दूर कर देती है और वो फिर से उनको बोलती है कि तुम दोनों ही मुझसे दूर रहो। और वो खुद वहाँ से भाग जाती है। तो आतिश को ना मिर्ज़ान बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तो वो ना ऐसे मतलब उसको चक्कर से आने लग जाते हैं, तो वो फिर से मतलब गिरने वाली होती है। तो आतिश उसको पकड़ लेता है। वो बोलती है कि मेरी फ़िक्र मत करो प्लीज़, तुम जाओ यहाँ से, तुम इलुल के पास जाओ, अभी मेरी जगह उसको ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी, प्लीज़ उसके पास जाओ। तो वो मतलब मिर्ज़ान को वहीं पर छोड़कर इलुल के पास चला जाता है और मिर्ज़ान बेचारी वहीं पर फूट कर ऐसे रोने लग जाती है और उसको ना बहुत ज़्यादा से फ़ील हो रहा होता है। और दूसरी साइड जो इलुल की केयर टेकर होती है ना, वो सोच रही होती है कि ओह वाह, मैंने दोनों बहन भाई को लड़ा दिया आपस में। अब मेरे को एक और काम करना है कि मुझे इलुल को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना होगा आतिश और मिर्ज़ान से और लड़वाने के लिए। अब तुम देखो मैं क्या क्या करती हूँ। और इधर ना मिर्ज़ान वहाँ पर बैठी ऐसे बोल रही होती है कि प्लीज़ भगवान, प्लीज़ हेल्प अस, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। यार मिर्ज़ान की भी कोई गलती नहीं है, इलुल की भी कोई गलती नहीं है, बट अगर ये देखा जाए कि इलुल तो बेचारी वैसे ही फंस गई ना, मतलब इलुल की ज़िंदगी तो वैसे भी मिर्ज़ान की वजह से ही ख़राब हुई है, बट उसमें मिर्ज़ान की कोई गलती नहीं है, उसके पेरेंट्स की गलती है। सो मुझे समझ ही नहीं आ रहा किसको ब्लेम करें और किसको नहीं। तो इलुल ना वहाँ से फिर भाग जाते हैं और आतिश उसके पीछे भाग रहा होता है। और तभी ना मतलब उधर से 1000 की गाड़ी आ रही होती है और इधर इलुल को अभी पता नहीं होता कि उधर से 1000 की गाड़ी आ रही है। तो वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे भाग रही होती है और आतिश उसके पीछे भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि इलुल प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। तो इलुल बोलती है कि क्यों रुकूँ, हाँ मैं क्यों रुकूँ। तो वो जैसे जैसे भागती है ना, तो सामने से गाड़ी आ जाती है 1000 की और इलुल उसके बिल्कुल सामने आ जाती है और आतिश की इतना चीखें निकल जाती हैं कि कहीं इलुल को कुछ हो ना जाए। और वो ज़ोर से चिल्लाता है इलुल। और जैसे ही मतलब वहाँ पर इलुल खड़ी होती है, वो पहले ही 1000 ब्रेक लगा देता है और वो मतलब 1000 के सामने, गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गाइस लेट मी टेल यू, ये दोनों कपल बनेंगे। फिर उसके बाद ना मतलब वो देख रहा होता है उसको कि ये किसके साथ बैठ रही है। तो इलुल जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और उसके साथ जाकर बैठ जाती है। फिर उसको वो बोलती है कि जल्दी चलाओ गाड़ी, जल्दी चलाओ। तो वो बोलता है कि तुम फिर से आ गई। वो बोलती है कि मैंने कहा ना गाड़ी जल्दी चलाओ। तो वो बोलता है कि मतलब क्या तुम्हारा। वो बोलते कि मैं कह रही हूँ कि गाड़ी चलाओ। वो बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि हो क्या रहा है, क्या हो गया। तो वो बोलते कि मुझसे क्वेश्चंस आस्क मत करो, ठीक है ना, ये बताओ कि तुम गाड़ी चला रहे हो या फिर नहीं चला रहे। तो फिर वो वहीं पर खड़ा रहता है। वो बोलते कि वैसे भी मैं तुम्हें बता दूँ मेरी छोटी सी बेबी कि मैं ना किसी से ऑर्डर नहीं लेता, समझ में आई, मैं किसी के भी ऑर्डर्स नहीं लेता। तो मतलब इलुल तो है ही आतिश की बहन। फिर इलुल बोलती है ठीक है मत लो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो इलुल जैसे दरवाज़ा खोलने लगती है ना, तो वो बोलते कि ओ लिटिल लेडी, तुम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गई, चलते हैं, तुम फिक्र मत करो, हम चलते हैं, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मुझे पता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जो तुम इतना ज़्यादा गुस्से में हो। चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें फिर से नीचा नहीं दिखाऊंगा, चलो अब चलो। वो बोलती है कि प्लीज़ अब रेस दो और चलो यहाँ से, इससे पहले वो आ जाए यहाँ पर। तो जैसे आतिश मतलब इतना घंटा आतिश पहले खड़ा रहा, उनकी बातें सुनता रहा, बाद में भाग लिया। फिर जैसे ही मतलब आतिश भागा तो उसने भी अपनी गाड़ी भगा ली और उधर इलुल उसको देख रही थी और इधर आतिश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ वहीं पर खड़ा रह गया और 1000 इलुल को ले गए। तो 1000 ना इलुल से पूछ रहा होता है कि तुम फिर से भाग रही हो, हाँ क्या बात हो गई, इस बार क्यों भाग रही हो। तो फिर इलुल बोलती है कि मैं हाँ भाग रही हूँ और अब मैं वहाँ पर कभी भी वापस नहीं जाऊँगी, अब मैं वहाँ से वापस आ चुकी हूँ। और इतनी सुनते ही ना भाई 1000 के तो ऐसे स्माइल फिर बोलते हैं कि ये मूवी ना मुझे ऐसे लग रही है कि मैंने पहले भी देखी हुई है। तो इलुल उसकी तरफ ऐसे देखती है, बोलते कि हाँ तो इस बार फिर से देख लो और देखते ही रहना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में आई। और देखते रहना कि कितनी मूवीज़ तुम देखते हो, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। तो फिर उसके बाद ना इलुल उससे बोलती कि अच्छा चलो मुझे वहाँ पर छोड़ दो। तभी ना आतिश की कॉल आ जाती है। तो 1000 से बोलता है कि आतिश की कॉल आ रही है। तो वो कॉल पिक करता है और बोलता है कि हाँ आतिश करहान। वो बोलता है कि 1000 मेरी सिस्टर अभी वापस लेकर आओ। तो वो बोलता है कि क्या बोला तूने।
तो वो बोलता है कि मेरी सिस्टर वापस लेकर आओ। तो वो बोलता है कि तुम्हारी बहन सुन रही है करहान तुम्हारी बातें। तो फिर ना इलुल को बोलता है वो कि इलुल प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो, प्लीज़ घर पे वापस आ जाओ। तो इलुल कुछ भी नहीं बोलती है, वो बोलता रहता है कॉन्टीन्यूसली। फिर बोलता है कि प्लीज़ घर पे वापस आ जाओ, हम घर पे आकर बात कर लेते हैं, जो भी तुम्हारे डाउट्स हम क्लियर कर लेते हैं। बट वो फिर भी कुछ नहीं बोलना चाहती। तो हज़ार ना फिर उसे बोल देता है कि तुम्हारी बहन ना करहान तुमसे बात नहीं करना चाहती, सो प्लीज़ लीव हर अलोन। तो इतना सुनते वो बोलता कि हज़ार, मैंने कहा ना मेरी बहन वापस लेकर आओ। तो वो बोलता है कि वैसे यही बात ना मैं अभी अभी तुम्हारी बहन को बता कर हटा हूँ कि मैं किसी के भी ऑर्डर्स नहीं लेता। तो तुम और तुम्हारी बहन जो भी मुझसे कहोगे मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं लेता। भाई मेरे को अभी ये भी अच्छा लगने लग गया विलन, पहले नज़ीर नहीं अच्छा लगता था बट ये मेरे को अच्छा लगने लग गया भाई। फिर इसके बाद ना आतिश उसे बोलता है कि ये हमारा ना फैमिली मैटर है और अगर तुमने इसमें इंटरफेयर किया तो हिसाब लगा लेना। तो और ना इलुल को वापस लेकर आओ। वो बोलता है कि वैसे भी इलुल तुमसे बात नहीं करना चाहती और ना ही इलुल वापस आना चाहती है, तो मैं उसको किस हक से वापस लेकर आ सकता हूँ, नहीं लेकर आऊँगा। तो वो ज़ोर से बोलती है इलुल कि मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। तो फिर वो बोलता है कि सुन लिया तुमने करहान कि अब मैं बिल्कुल भी उसको फोर्स नहीं कर सकता वापस लाने के लिए। तो वो फिर से उसको बोलता रहता है, मतलब आतिश की इलुल को लेकर आओ, इलुल को लेकर आओ। वो बोलता है कि तुमने इलुल को भी बता दिया और इलुल ने भी तुम्हें बता दिया कि वो वापस नहीं आना चाहती, और मैं फिर से तुम्हें बता दूं कि मैं किसी के भी ऑर्डर्स नहीं लेता। समझ में आई? और वो फ़ोन कट कर देता है, मतलब आतिश के मुंह पर फ़ोन कट कर देता है। मेरे को अब ये हज़ार अच्छा लगने लग गया गाइज़। फिर इसके बाद ना इलुल से बोलती है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे मेंशन वापस ले जाओगे तो ये बिल्कुल भूल जाओ, आगे जाकर गाड़ी रोको, मैं वहीं पर उतरने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मेंशन वापस नहीं जाऊँगी। तो हज़ारों से बोलता है कि नहीं, अब तो ये गाड़ी नहीं रुकेगी, अब तो तुम्हें बताना ही होगा कि हुआ क्या है। तो वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे गाड़ी लेकर जाता रहता है। इधर हम देख रहे होते हैं कि मरजान ना मतलब वेट कर रही होती है और अभी तक इलुल आई नहीं होती। तो फिर मतलब जैसे वो आतिश की तरफ देखती है तो आतिश वहाँ से आ रहा होता है, तो वो आतिश की तरफ भागती है और बोलती है कि इलुल कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि वो इलुल ना हज़ार की मतलब कार में बैठ गई और वहाँ से चली गई। तो मरजान से कहती है कि व्हाट डू यू मीन कि वो चली गई, मतलब वो भी हज़ार की कार में बैठकर, ये कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है कि मतलब मैंने उस आदमी को कॉल किया था कि मेरी बहन को वापस लेकर आओ, पर उसने मेरे मुंह पर फ़ोन कट कर दिया, इतनी हिम्मत हो गई उसकी। तो अभी मरजान भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो फिर मरजान से बोलती है कि कोई बात नहीं, इलुल वापस आ जाएगी, पर तुम अभी गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। तो वो बोलता है कि मतलब तुमने इलुल का वो गुस्सा देखा नहीं मरजान, जब मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था ना तो उसको किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, वो सिर्फ मुझसे दूर जा रही थी, क्योंकि उसको मतलब मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई कि वो हज़ार की गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गई, उसको अपनी मौत से भी डर नहीं लगा। एंड आई रियली फील कि मैं अपनी बहन को फिर से खो दूँगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो जाकर हज़ार की गाड़ी में बैठ गई। फिर इसके बाद ना मरजानों से कहती है कि कोई बात नहीं, वो आ जाएगी। वो बोलता है कि नहीं, जो बहन मुझे इतने सालों बाद मिली है वो अब मुझसे नफ़रत करती है और ये चीज़ ना मुझे मतलब मेरे दिल को ना मतलब बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, मैं क्या करूँ। तो मरजान इतना सुनते ही ना वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे भी आतिश बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और इसके अलावा क्या करूँ, मैं यहाँ पर खड़े होने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मैं गिव अप नहीं करना चाहती इलुल पर, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहती, मेरे को इलुल बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इलुल को अपना मतलब वापस लेकर ही आऊँगी। तो वो बोलता है कि मैं भी अपनी सिस्टर पर कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, मैं उसको इस बार नहीं खो सकता। तो मरजान उसे कहती है कि हाँ, हम उसको नहीं खो सकते। तो वो बोलता है कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तो मरजान कहती है कि कैसे ढूंढोगे, हमें तो पता भी नहीं है वो कहाँ पर गई है कहाँ नहीं, और शायद मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो वो बोलता है कि फिर मैं क्या करूँ मरजान, मैं क्या करूँ, जिस आदमी को वो जानती भी नहीं है वो उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठ कर चली गई, और क्या मैं यहाँ पर अपने हाथ पैर बांध कर बैठा रहूँ। फिर इसके बाद ना मरजानों से बोलते कि वेट करो आतिश, मैं बात करूं क्या हज़ार से, क्या मैं उसको कॉल करूं। वो बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो उसको बिल्कुल भी कॉल नहीं करोगी, तुम उसको कॉल नहीं करोगी, समझ में आई। और हिम्मत भी कभी मत करना कि उसको कॉल करने की, हमें उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको खुद ढूंढ लूँगा, मैं उसको वापस इसी मेंशन में लेकर आऊँगा और मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है ना तो मरजान फिर उसे रोक लेती है कि अभी उसको थोड़ा टाइम दे दो, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, अभी मेरी बात सुनो। तो वो बोलता है कि क्या करूँ। हाँ, वो बोलती कि अभी तुमने देखा ना क्या कुछ हुआ, वो कितने गुस्से में यहाँ से चली गई, अभी वो मुझे लगता है कि हमसे
हमसे नहीं मिलना चाहती, और अगर अब भी तुम उसके साथ ऐसे करोगे ना तो वो हमसे और भी दूर चली जाएगी। मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना उसको थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए। पर आई गेस मुझे ऐसे लगता है कि आतिश को वहाँ पर जाना चाहिए। एटलीस्ट उससे बात ना करे बट उसके साथ साथ रहे तो उसको ऐसे ज़रूर फील होगा कि हाँ मेरा ब्रदर मेरे साथ है। तो फिर उसके बाद ना वो बोलती है मतलब कि तुम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, पर जिस चीज़ से मतलब इलुल अब गुज़र रही है ना, मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना थोड़ा टाइम उसको दे देना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से मतलब इन चीज़ों को भूल सके। क्योंकि इलुल को ये लगता है कि उसकी ज़िंदगी मैंने ख़राब की, और इसमें कोई दो राय है भी नहीं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो ये चीज़ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। वो मुझसे नफ़रत करती है एंड आई नो दैट। और मैं ये मतलब वो तुमसे भी इसी चीज़ के लिए नफ़रत करती है कि तुमने मुझसे शादी की। मतलब अगर मैं शायद तुमसे दूर हो जाऊं, अगर हम उसको पास और बुलाने की कोशिश करेंगे ना तो वो हमसे और भी ज़्यादा दूर हो जाएगी। सो प्लीज़ मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि वो समझ सके, जो हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो सके। मैं उसको हमेशा के लिए नहीं खोना चाहती आतिश, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। और अब थोड़ा सा ना समझने की भी कोशिश करो कि मतलब कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। और अब ना हमें सब कुछ उसको सच सच सब बताना ही होगा। वैसे भी उसको सब पता लग गया है बट स्टिल तुम अपने मुंह से जब तक उसको कुछ नहीं बताओगे तो शायद वो ऐसे ही रहेगी। फिर उसके बाद ना मतलब मिर्ज़ान उसको देखती रहती है और मिर्ज़ान वहाँ पर कॉन्टीन्यूसली ऐसे रोने लग जाती है। अब आतिश के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, ना वो मिर्ज़ान को अकेला छोड़ कर जा सकता है ना इलुल को। इधर इलुल और हज़ार की जोड़ी, यार आई लव इट, मेरे को अच्छी लग रही है, ये थर्ड कपल है पक्का। फिर उसके बाद ना मतलब वो बोलती है कि चलो ठीक है हज़ार अब बहुत हो गया, अब गाड़ी साइड पे जाकर रोक लो। तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर बोलती है कि बहुत दूर आ गए हैं हम उस मेंशन से, तो अभी बाकी का ना मैं खुद ब खुद हैंडल कर लूँगी, अब साइड पे रोको। पर हज़ार गाड़ी नहीं रोकता। तो इलुल उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तुम रोक रहे हो या फिर नहीं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? ओ हेलो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मुझे यहाँ पर उतार दो। बट वो नहीं सुनता। फिर वो बोलती कि हज़ार मेरी बात सुनो, मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे यहीं पर उतार दो। बट वो फिर से नहीं सुनता। वो बोलते कि अच्छा ठीक है, नहीं उतारोगे अभी मैं बताती हूँ। बोलते कि मैं उतार दूँगा, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ था। तो इलुल उससे बोलती है कि मैंने कहा ना कि तुम रुक जाओ। वो बोलता है कि पहले बता दो कि क्या हुआ था फिर मैं तुम्हें उतार दूँगा। तो वो बोलती है कि अच्छा, तो मतलब इस तरीके से तुम नहीं मानोगे। तो हज़ार भी ऐसे चुप हो जाता है। उससे ऐसा होता है कि इलुल क्या कर लेगी। तो वो बोलती है कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं तुम्हें रोक कर ही छोड़ूंगी। फिर बोलती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? पर ना हज़ार उसको फिर से ऐसे इग्नोर कर देता है। तो वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें किस तरीके से रोकना है। तो वो फिर जाती है हज़ार की तरफ और ना स्टीयरिंग घुमा देती है और इधर उधर करने लग जाती है। तो ना हज़ार का पूरा ज़ोर लग जाता है उसको रोकने के लिए। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि रुक जाओ, पर नहीं, तुम रुक ही नहीं रहे थे। मैंने तुम्हें कहा ना अभी रुको और गाड़ी रोको और मुझे यहाँ पर उतारो, पर फिर वो फिर नहीं रुकता। तो हज़ारों से बोलते कि पहले मुझे बता दो कि क्या बात थी। वो बोलते कि क्या तुम रुकोगे? तो वो मतलब ऐसे करता रहता है, पर सामने से ना कोई गाड़ी आ जाती है तो वो इलुल को पकड़ के पीछे कर देता है। तो उसकी हैंड प्लेसमेंट देखो गाइस। तो उसके बाद ना वो बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो? तो वो बोलती है कि हाँ हो गई हूँ, मैंने तुम्हें कहा कि गाड़ी यहाँ पर रुक दो, मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। तो वो बोलता है कि मैं घर पे तुम्हें लेके भी नहीं आया। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने मेंशन पर नहीं जाऊंगी। वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें अपने घर पे ले चलूं। तो फिर इलुल ना ऐसे दरवाज़ा खोलने लगती है पर वो दरवाजे को ऐसे लॉक लगा देता है। फिर वो बोलती है कि गेट खोलो, गेट खोलो। वो बोलता है कि नहीं खोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं खोलूँगा, और मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था इस चीज़ के लिए कि मेरे को ऑर्डर्स मत देना, मैं किसी के भी ऑर्डर्स नहीं मानता, समझ में आई? और इलुल ना उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे खो जाते हैं। फिर हज़ारों से बोलता है कि अगर आगे से मुझे ऑर्डर देने की कोशिश की ना तो हिसाब लगा लेना अपना, समझ में आई? तो वो इलुल की तरफ ऐसे देखता रहता है और इलुल भी उससे हार नहीं मानने वाली होती। वो उसकी तरफ ऐसे कॉन्टीन्यूसली ऐसे देखती रहती है। फिर वो बोलती है कि मतलब मेरे को यहाँ पर उतार दो। तो वो फिर से कुछ नहीं बोलता और वो ना उसके और करीब आता रहता है। तो इलुल से बोलती है कि मुझसे दूर रहो और अगर तुम मेरे पास और आए ना तो तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे। वो बिल्कुल उसके लिप्स के पास आ जाता है पर वो पानी की बोतल उठा लेता है और वो बोलता है कि इसे पी लो। वो बोलती है कि मैंने पी लिया ऑलरेडी, मुझे नहीं पानी पीना। वो बोलता है कि मैंने कहा ना पानी पी लो। तो वो इलुल उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है।
फिर इसके बाद ना हज़ारों से बोलता है कि मैंने तुम्हें कह दिया है, मैंने पहले भी कहा था, अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस कार में से तुम तब तक नहीं निकल सकती जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देते। तो वो बोलती कि ओह वाह, मैं भी तुम्हें बता दूं, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी किसी से ना ऑर्डर नहीं लेती, स्पेशली जस्ट लाइक यू। और वो ना उसका पानी, वो जो बॉटल देता है ना, वो उठाती है और उसी की कार में गिर देती है। आई जस्ट लव हर ब्रो, ये नहीं हारेगी किसी से भी, ये आतिश से भी ऊपर है। फिर उसके बाद ना वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है घूर घूर कर, तो वो भी देखता है, बोलता है कि पागल हो गई हो क्या, बोलती कि हाँ। तो फिर उसके बाद ना वो हंसने लग जाता है, इसको ऐसे लगता है कि भाई बहन भाई तो दोनों ऐसे पूरे टिप टॉप हैं। और इधर आतिश और मिर्ज़ान दोनों ने ऐसे वेट कर रहे होते हैं। तो आतिश उसे बोल रहा था कि मैं ऐसे वेट करता करता पागल हो जाऊंगा, मैं और नहीं वेट कर सकता, मेरी बहन किसी आदमी के साथ चली गई है और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर खड़ा रहूँ, नहीं खड़ा रहूँगा मैं, अब मुझे जाना हो, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे अब देखने जाना ही होगा। तो मिर्ज़ान ना फिर आतिश के पास आती है और उसको पकड़ लेती है। वो बोलती है कि मतलब मेरे से बात करो आतिश, प्लीज़ अभी मेरे से बात करो। वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता मिर्ज़ान, मैं यहाँ पर खड़ा रहकर अपनी बहन के बारे में बात यहाँ पर नहीं कर सकता, जबकि मेरी बहन किसी आदमी के साथ यहाँ से चली गई है। फिर ना मिर्ज़ान उसको ऐसे पकड़ लेते और बोलते कि आतिश प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, थोड़ा सा और वेट कर लो, अगर वो शाम तक नहीं आई ना तो फिर हम पक्का उसको ढूंढने जाएंगे। वो बोलता कि मेरे में इतना सब्र नहीं है मिर्ज़ान, मैं इतना सब्र नहीं कर सकता, 20 सालों बाद, पूरे 20 सालों बाद मुझे मेरी बहन वापस से मिली है, मैंने खोई हुई बहन अपने वापस से पाई है, और तुम मुझे कह रही हो मैं और सब्र करूं, नहीं कर सकता मैं और सब्र। जो मेरे अंदर गुस्सा और मेरा जो दर्द था वो मेरे अंदर ही रह गया, और मेरी बहन वो मेरे से रूठ कर चली गई, और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं यहाँ पर उसका वेट करूँ, कितना वेट करूँ, और वो नहीं आई तो फिर मैं क्या करूँगा। तो मिर्ज़ान भी ऐसे हो जाती है। तो मिर्ज़ान उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, हम उसको वापस ले आएंगे। वो बोलता है कि हम नहीं ला पाएंगे, वो बच्ची नहीं है, वो अब वापस ना आई तो फिर। वो बोलती है कि जस्ट हमें वेट करना ही होगा। तब भी ना मिर्ज़ान अपने दिमाग में ऐसे सोचने लगती है कि शायद इलुल तो तुम्हें माफ़ कर दे, पर मेरा क्या इलुल मुझे कभी माफ़ कर पाएगी? क्या वो ये भूल पाएगी कि जो उसको ये सब दर्द मिले हैं, जो उसकी लाइफ इस तरीके की निकली है, जो उसका बचपन ख़राब हो गया, वो सब मेरी वजह से था। मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदगी भर मुझे कभी माफ़ कर पाएगी। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश उसको बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। और मिर्ज़ान की आंखों में से ना कॉन्टिन्यूसली पानी निकल रहा होता है। तो मतलब फिर उसके बाद आतिश उसको चुप करवाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमारा कपल जा रहा है डिनर करने, जो जमाल और दीमत है वो दोनों जा रहे होते हैं। तो स्पेशली ना यहाँ पर दीमत ऐसे सोच रही होती है उसके बारे में कि क्या ये सच में कन्फेस करेगा या फिर क्या नहीं। वो उसकी तरफ देखती है और जमाल भी काफ़ी हैप्पी होता है। जमाल ना कार में जाते ऐसे सोच रहा होता है कि कब अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है तुम्हारा और इस दिल की तुम ऑनर हो, क्या तुम यकीन करोगी? या फिर अगर ये मैंने तुम्हें बताया तो तुम सोचोगी कि बहुत ही ज़्यादा मेलोड्रामेटिक हो रहा हूँ मैं। तो मुझे भी यही लग रहा है कि मैं मेलोड्रामेटिक हो रहा हूँ। भाई ये कितना नर्वस हो रहा है यार कन्फेस करने के लिए। तो ना ये ऐसे सोच ही रहा होता अपने मन में। इधर ना मतलब ये सोच रही होती है कि ये डिनर पर क्या बात करेगा, क्या बोलेगा, क्या ये हमें बता देगा कि मतलब हम और उसका और मेरा क्या रिश्ता है और इसकी नज़रों में मैं क्या हूँ इसके लिए। तो दीमत ना ऐसे थोड़ी सी डरी सी हुई होती है कि कहीं ये कन्फेस ही ना करे, कुछ ऐसा ना हो। पर इधर जमाल का उससे भी बुरा हाल होता है। तो वो बोल रहा होता अपने आप से कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ जमाल, अपने आप पर फोकस करो, थोड़ा काम रहो, कुछ नहीं होगा। मुझे ना सब कुछ क्लियरली उसको बताना है, सब कुछ क्लियर करना है, बस तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है। कोई बात नहीं, जो तुम्हारे दिल में है वो कह देना है। फिर उसके बाद ना वो ज़ोर से बोल देता है सब कुछ सच सच बता देना है। एंड इलुल ना एकदम से उसकी तरफ देखती है एंड बोलती है क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या? मैं कुछ समझी नहीं, तुमने कहा कुछ? वो बोलते कि मैंने, बोलते कि हाँ तुमने अभी कहा ना। वो बोलते कि तुमने अभी कहा ना कि सब कुछ सच सच बता देना है। तो फिर वो बोलते कि नहीं वो मैं कुछ अपने ही मन के ख्यालों में खोया हुआ था, मैं उसके बारे में सोच रहा था। फिर इसके बाद ना जमाल दीमत से पूछता है कि क्या इसके अलावा भी मैंने कुछ कहा? तो दीमत कहती है कि नहीं इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। तो फिर वो बोलता है कि अगर मैं अभी कह रहा हूँ ना कि हमें सीधा जाना है तो हम सीधा ही जाएंगे, तो हम कहीं भी टर्न नहीं लेंगे। अगर मैंने कहीं भी टर्न ले लिया तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मेरा दिमाग ना अभी सही ठिकाने पर नहीं है। ये डर रहा है भाई दीमत से कन्फेस करने के लिए, मतलब क्या करता रहा है ये आतिश के लिए, अभी कन्फेस करने के लिए देखो कितना डर रहा है बेचारा।
फिर दीमत कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी, बट वो भी ऐसे कंफ्यूज से होते हैं कि इसको हो क्या गया है कि इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो वो दोनों ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देख ही रहे होते हैं कि तभी जो नहीं होना था वो हो जाता है, उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। एंड ही वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये क्या हो रहा है मेरी गाड़ी को, शायद चल पड़ेगी, कोई बात नहीं दीमत, कुछ नहीं हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो दीमत उसकी तरफ ऐसे देखते वो बोलती है कि क्या हुआ, क्या हो गया। तो वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है, मैं देखता हूँ अभी। फिर ना वो बोलता है कि आज तो इसको कुछ भी नहीं हो सकता, स्पेशली आज तो बिल्कुल भी नहीं, मैं ये चीज़ होने दूंगा, कुछ नहीं होगा, ये चल पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। वो दीमत की तरफ देखता है और फिर से बोलता है कि आई गेस वैसे ही बंद हो गई होगी, मैं फिर से ऑन करता हूँ। तो जैसे वो मतलब ऑन करता है तो उसके इंजन की लाइट वगैरह ऑन हो जाती है। तो वो सोचता है कि ओ माय गॉड, इंजन में कोई ख़राबी आ गई है। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या ये सही नहीं होगी। तो वो बोलता है कि नहीं शायद ये हमें रेस्टोरेंट तक तो पहुँचा ही देगी, तो तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो। पर दीमत को तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। फिर वो बोलती कि वेट और क्या सच में गाड़ी ख़राब हो रही है। वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पर हम तक पहुँच गए ना रेस्टोरेंट तक, तो चलेगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ना मतलब गाड़ी बिल्कुल भी बंद हो जाती है। तो वो बोलता है कि मुझे शायद उसको साइड पर लगाना चाहिए। तो वो साइड पर उसकी मतलब गाड़ी को लगा देता है। तो बेसिकली उसकी गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो वो जल्दी से बाहर निकलता है और ना वो देखने लगता है। तो वो अपनी गाड़ी को बोल रहा होता है कि अभी तुम्हें क्या होना था, तुम्हें आज ही क्यों होना था कुछ, तुम्हें पता नहीं है क्या आज मैं कितनी इंपॉर्टेंट डेट पर जा रहा था, स्टिल तुम्हें आज ही ख़राब होना था, तुमने तो मुझे बिल्कुल एम्बैरेस कर दिया उसके सामने। फिर इसके बाद ना वो भगवान से बातें करने लगता है कि भगवान कहीं आप मुझे ना मतलब ऐसे मैसेज तो नहीं दे रहे कि मैं कन्फेस ना करूं, मतलब तो कितना डरेगा जमाल। तो फिर उसके बाद ना वो बोलते हैं कि गॉड आपको मेरे को कोई मैसेज तो नहीं दे रहे ना। तो दीमत अभी भी अंदर बैठी होती है। तो फिर वो बोल रहा होता है कि ओ माय गॉड मेरी कितनी ऐसे एम्बैरेसमेंट हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, आज क्या सोचा था, आज क्या होना चाहिए था, पर क्या हो रहा है। और दीमत भी बहुत ज़्यादा वरीड होती है क्योंकि उसको ऐसे होता है कि आज उसको पता चलना चाहिए कि जमाल उसके बारे में क्या सोचता है। तो फिर वो बाहर मतलब ऐसे खड़ा रहता है और सोच रहा होता है कि 40 साल में ये सब कभी नहीं हुआ, आज इसको ये सब होना था। फिर वो मतलब ऐसे देखता रहता है गाड़ी को, बट गाड़ी में उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता बेसिकली। मतलब ये सच में आतिश का छोटा ही भाई लगता है। मतलब आतिश सब कुछ सही कर सकता है, बट ये आदमी तो सही कर सकता है, ये गाड़ी नहीं सही कर सकता। फिर फाइनली ना दीमत बाहर निकल कर आ जाती है। तो वहीं पर ना जमाल के हाथ पे कुछ लग जाता है। तो दीमत उसे बोलते कि अपना हाथ मत जला लेना, कुछ कर मत लेना इसको, है ना, तुम ठीक हो ना। वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि आई थिंक ना कोई इंजन में ख़राबी आ गई है, आई एम सो सॉरी, कि मतलब मैंने ऑलरेडी इसकी मेंटेनेंस तो करवाई थी, स्टिल पता नहीं इसको क्या हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए था, मेरे को समझ नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी। तो वो कॉन्टीन्यूसली ना ऐसे उसको सॉरी बोल रहा होता है। वो बोलता है कि मतलब मैं सच में तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा खुद को एम्बैरेस फील कर रहा हूँ, फिर भी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो वो ऐसे ही मतलब खड़ा रहता है चुपचाप। यार कितना क्यूटी है ना, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद ना जमाल से बोलता है कि शायद हमें ना सर्विस मैन को बुलाना चाहिए। तो जैसे वो फ़ोन निकालता है तो उस पर भी कोई नेटवर्क नहीं होता। तो वो बोलता है कि नेटवर्क नहीं है और दीमत का सच में मूड ड्रॉप हो जाता है वहीं पर। तो फिर वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से हम रेस्टोरेंट के लिए भी लेट हो गए, मेरा ये सच में ये वाला प्लान नहीं था, मैंने बहुत कुछ सोचा था। वो बोलता है कि मतलब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मतलब मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं लेकर जा सका, वहाँ पर मैंने सच में सब कुछ सोच रखा था क्या क्या कुछ करना है। और आई नो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये चीज़ मैं पक्का तुम्हारे साथ वापस फिर से जाऊँगा। तो मतलब दीमत उसको इस तरीके से देखते हुए ना कि नर्वस हो रहा है वो इतना ज़्यादा, तो वो हंसने लग जाती है। तो फिर वो बोलता है कि सच में अब मुझे माफ़ कर दो। और उसके हाथ पर ना वो काला काला सा कुछ लगा होता है गाड़ी में से, और वो बैठ कर ना वो अपने माथे पर लगा लेता है, जिसे देख कर ना दीमत को फिर से हंसी आने लग जाती है कि ये कितना नर्वस हो रहा है। फिर उसके बाद दीमत उसको कुछ टाइम देखती रहती है, फिर चुप करके मतलब गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी से टिशू पेपर ले आती है। और इधर जमाल अभी भी यही सोच रहा होता है कि लड़की के सामने मुझे एम्बैरेस करवा दिया इस गाड़ी ने, कोई बात नहीं, अभी ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद ना दीमत जैसे टिशू लेकर आती है ना, तो वो टिशू से मतलब जमाल को ऐसे क्लीन करने लगती है, उसका माथा ऐसे क्लीन सा करने लगती है। और जमाल बीइंग अ रोमांटिक बॉय वो उसकी तरफ देख रहा होता है, कभी वो उसकी आंखों की तरफ देखता है, कभी उसके लिप्स की तरफ देखता है। तो दीमत को पता चल जाता है, फिर वो मतलब दूर उठ जाती है। फिर वो भी खड़ा हो जाता है, बोलता है कि थैंक यू सो मच, अभी मैं इंजन को देख रहा हूँ, क्या पता यहीं पर ये ठीक हो जाए, बट अभी तो ठीक नहीं होगी, अभी तो यहीं पर कन्फेस करना होगा जमाल तुझे, आज तो तेरा कन्फेशन देख के जाएंगे। कन्फेशन अगले वीडियो में होगा गाइस। फिर इसके बाद ना मतलब मरजान और आतिश यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं इलुल का, और
पर वो अभी भी नहीं आई होती। तो फिर उसके बाद ना वो हज़ार को कॉल करता, पर हज़ार भी उसकी कॉल पिक नहीं करता और इस चीज़ के लिए ना उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। तो फिर वो बोलता है कि अब मैं और वेट नहीं कर सकता, अब मुझे इलुल को ढूंढने के लिए ना जाना ही होगा। तो वो जैसे ही जाने लगता है तो सामने से मरजान आ जाती है। तो मरजान उससे कहती है कि कोई खबर मिली क्या तुम्हें? तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिली। तो फिर वो बोलती है कि अभी हम क्या करेंगे, मेरे को ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि इलुल हमारी वजह से इस तरीके में है। आई विश कि हमें मतलब उसको पहले बता देना चाहिए था। तो आतिश उसे बोलता है कि ये सब ना मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि ताकि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूं मरजान, मैंने इसीलिए उसको कुछ नहीं बताया था, बट प्लीज़ तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब इन बातों पर बात करने का कोई पॉइंट है ही नहीं। तो फिर वो फिर से कॉल करने लगता है हज़ार को, पर कॉल वो रिसीव ही नहीं करता है। फिर वो बताता है मरजान को कि वो रिसीव नहीं कर रहा है कॉल, मैं जा रहा हूँ उसको मतलब वापस लेके आने के लिए। तो वो जैसे जाता है तो मरजान कहती मैं भी आ रही हूँ। बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो नहीं आ रही। वो बोलती कि मैं आऊँगी। वो बोलता है कि नहीं आ रही। वो बोलती कि मैं आऊँगी और तुम्हें पता है कि मैं अपना दिमाग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी बदलूँगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। तो आतिश बेचारा क्या कर सकता है, मरजान के आगे कहाँ चलती है उसकी। तो फिर वो जाकर बैठ जाती है। तो मरजान सीट बेल्ट पहन लेती है और बोलती है कि जल्दी चलो ना, मैं सीट बेल्ट पहन कर रेडी। और वो आतिश उसकी तरफ देखता है कि आर यू सीरियस। इधर हज़ार के ऐसे हो रहा होता है कि किसी ना किसी तरीके से उसे पता चल जाए कि मतलब इलुल इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। मतलब अभी तक हज़ार की नज़रों में ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है कि मतलब वो यूज़ करना चाहता है। तो फिर वो मतलब उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वो बोलती है कि मेरे को कुछ भी बताना नहीं है तुम्हें। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे बताओ कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ। वो बोलती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कुछ भी। तो हज़ार फिर उसकी तरफ ऐसे देखता है कि ज़िद्दी लड़की है भाई, कहाँ ही पल्ले पड़ेगी मेरे। तो फिर वो फिर बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसे खड़ी रहो। तो फिर उसके बाद ना वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी कमर से उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं और वो बोलता है कि इधर आओ, मेरे पास खड़ी हो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वो बोलती है कि तुम ज़्यादा क्यूरियस नहीं हो इस चीज़ के लिए, और तुम क्यूरियस हो किस चीज़ के लिए? हाँ, किस चीज़ के लिए? वो बोलते हैं कि सब चीज़ के लिए। तो वो बोलती है क्या सुनना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? कि मैं एक ऐसी बच्ची थी जिसकी किडनी ले ली गई और उसको जानवरों की तरह सड़कों पर फेंक दिया गया। और किसी बिल्ली के साथ भी हम ऐसा करते हैं ना, तो बिल्ली के साथ भी हम ऐसा नहीं करते, पर उन्होंने मुझे ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कुछ उनकी लगती नहीं हूँ। इवन तो हम किसी जानवर के बारे में भी 2 बार सोच लेते हैं, बट उन्होंने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो इतना बोल के ना बोलती कि अब तुम्हें शांति मिल जाएगी, अब तुम खुश हो कि तुम्हें सब सच पता चल गया है। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये बताते हुए मुझे ये बहुत दुख हो रहा। नहीं, मुझे कोई भी दुख नहीं हो रहा, मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा, मेरे को कुछ नहीं हो रहा और मेरे को कहीं पर भी नहीं जाना। तो बोलते कि अच्छा तो ये बात है। तो बेसिकली अब हज़ार को पूरी कहानी का पता चल गया है। तो वो बोलती है कि क्या तुम अब मुझे चिढ़ा रहे हो? हाँ, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। बोलता है कि क्यों, मैं क्यों चिढ़ाऊँगा, तुम ही हो जो रो रही हो, और क्या तुम हमेशा के लिए ऐसे ही रोना चाहती हो? गाइस कहीं ये प्रपोज ही ना कर दे इसको। फिर उसके बाद ना वो इलुल का ऐसे फेस पकड़ लेता है और उसको ना अपनी तरफ करता है, फिर खींच के वो बोलता है कि इस तरीके से रोने से तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ बताओ मुझे, इस तरीके रोने से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। जो तुम्हारे अंदर की आग है क्या तुम उसे ऐसे ही बुझने दे दोगी? नहीं, इस तरीके से नहीं बुझने देनी है। जो रियल स्किल है वो है कि अगर तुम इस आग में जल रही हो तो उस पूरे घर को इस आग में जला दो। गाइस ये कोई कांड करेगा, पक्का कांड करेगा भाई, कांड करेगा ये तो पक्का। फिर उसके बाद ना मतलब वो उसको फिर से समझाता है। तो इलुल उसको मतलब देखती रहती है। तो इलुल उसको फिर कुछ नहीं बोलती और सीधा चुपचाप जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। फिर वो उसको फिर से ऐसे बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो आई विल हेल्प यू। तो वो इस चीज़ को मतलब सोच रही होती है। वो बोलता है कि अब तुमने क्या सोचा है कि तुम अब क्या करोगी? क्या तुम उस मेंशन में वापस जाओगी या फिर नहीं जाओगी? तो अब मुझे ऐसे लगता है ये इसको ना कोई प्लान बताएगा। तो वो बोलता है कि अगर तुम वहाँ पर चली भी गई तो क्या होगा? तो बोलती कि हाँ मैं वैसे भी वहाँ पर चली गई तो क्या बदलने वाला है? कुछ भी नहीं बदलने वाला है। जो साल जो मेरा बचपन था वो जो बीत चुका है, क्या वो कोई मुझे वापस कर सकता है?
कोई नहीं कर सकता। तो हज़ार भी कहता है कि हाँ कोई भी नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इन सालों में जितना तुम गायब रही हो, अब वो चीज़ तुम्हें अब पूरी करनी है। तुम्हें आपको सबको ना कुछ बन के दिखाना है। जो कल है वो कल में ही रहेगा, पर आज जो है ना वो आज में है। अगर तुम चाहो तो आज अपना बदल सकती हो। गाइस ये पक्का इलुल को उसके खिलाफ़ कर देगा भैया, आतिश और मिर्ज़ान के। आई गेस ये आतिश और मिर्ज़ान को दूर करेगा, 100% श्योर है मैं। फिर ना वो उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है। तो फिर वो उसको पूछता है कि अगर मतलब तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा और ना ही मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने आया हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये मत भूलना कि तुम्हारे पास और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जाकर भेड़िया का शिकार ही बनना है। तुम अपना दिमाग लगाओ और कुछ भी करो। अगर तुम मेरे साथ कार में बैठोगी और मैं तुम्हें तुम्हारे मेंशन में वापस छोड़ दूँगा, जो भी तुम्हें ठीक लगता है तुम एक वो करो। पर अगर तुम चाहती हो कि जो तुम्हारे अंदर की आग है ये अच्छे से बुझ सके, वो मैं कर सकता हूँ। तो इलुल भी ऐसे हो जाती है कि कहीं ये मतलब मेरे को सही तो नहीं बता रहा। मतलब इसने ना इन्फ्लुएंस कर लिया अभी इलुल को फुली। तो अभी इलुल इस चीज़ के बारे में सोच रही होती है और अब ये दोनों कुछ प्लानिंग करेंगे आतिश और मिर्ज़ान के ख़िलाफ़ बेसिकली। तो अभी ना इलुल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसको हाँ करे या फिर ना करे, क्या करे। तो वो मतलब ऐसे हो जाते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बट उसको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो गाइज़ लिटरली मेरे को ऐसे लग रहा है कि अब ये कुछ कांड करेगा भाई, ये पक्का कुछ करेगा। ये इलुल को आतिश के ख़िलाफ़ करेगा पक्का। और यहाँ पर हमारे लव बर्ड्स बैठे होते हैं और अभी भी उनकी मतलब गाड़ी वगैरह नहीं चल रही होती। तो वो बोलता है कि मैंने गाड़ी ठीक कर दी है, अभी तो ये पक्का चलनी पड़ेगी। तो बोलती कि ठीक है चला कर देख लो। तो वो जैसे ही मतलब जाता है जमाल गाड़ी चलाने के लिए, तो वो गाड़ी नहीं चलती है। तो वो बोलता है कि नहीं अभी भी ये नहीं चल रही है। तो वो फिर से ऐसे सेल्फ मारता रहता है, बट वो फिर भी नहीं चलती है। भाई क्या इतना बोरिंग मतलब कर रखा है, मेरे को सच में अब बोर होने लग गया। क्या वही सीन को ना ऐसे ज़्यादा खींच रहे हैं ये लोग। फिर उसके बाद ना मतलब वो वापस बाहर आता है, बोलता है कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मुझे ऐसे लगता है कि अब हमें यहाँ पर ही सारी ज़िंदगी निकालनी होगी। तो वो बोलते कि क्या बोल रहे हो, किसी से हेल्प मांग लेते हैं ना। तो बोलते कि हेल्प यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैंने मतलब सिग्नल नहीं आ रहा, सब कुछ तो मैंने ट्राई कर लिया है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो मैं अब हेल्प कहाँ से लेकर आऊँ। तो वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, हाँ इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मतलब ये भूतों वाला टाउन में आ गए हैं हम, और यहाँ पर तो कोई आता जाता भी नहीं है। तुम मुझे कहाँ से लेकर आए थे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस रोड पर मत आओ, हम दूसरी रोड ले लेते हैं। तो तुम मतलब यहाँ पर क्यों आए। तो वो बोलते कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, इस रोड से कोई ना कोई तो क्रॉस करेगा ही, तो हम उससे हेल्प ले लेंगे। वो बोलती कि सीरियसली इतना टाइम हो गया, तुम्हें एक भी गाड़ी दिखी, यहाँ पर कोई भी गाड़ी आती हुई जा रही थी तुम्हें दिखी, कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें बोला था कि ये रोड मत लो, पर तुम मेरी बात मानते हो, तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। तो जमाल से बोलता है कि प्लीज़ अब इतना मत खींचो इस बात को। पर दीमत बिल्कुल भी नहीं मानती है। वो बोलती है कि मतलब नहीं तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो बोलते कि मैं इसीलिए इस रोड पर आया था क्योंकि दूसरी रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और हम अब हमारे डिनर के लिए लेट हो जाते हैं। वो बोलते कि अच्छा तो अब बताओ, अब नहीं लेट हो रहे क्या हम, अब क्या हो रहा है। अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो बहुत अच्छा डिनर कर रहे हैं हम। तो वो मतलब ऐसे ना उसको तंग कर रही होती है बहुत ज़्यादा। तो वो बोलती कि सीरियसली मतलब मैं यहाँ पर अब खूब इरिटेट हो रही हूँ। वो बोलता है कि मतलब यार तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब जानबूझ कर करूँगा। इतना बड़ा और रेस्टोरेंट किया था और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था और मैं उससे मतलब यहाँ पर खड़े होकर बर्बाद होने दूँगा, बिल्कुल भी नहीं। कितनी मतलब तुम वो हो गुस्से वाली। तो बोलती कि अच्छा मैं ग्रम्पी हूँ, मतलब मैं गुस्से वाली हूँ। बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम हो ग्रम्पी। तो बोलती कि अच्छा ठीक है तुम मतलब ग्रम्पी सही, मैं ग्रम्पी सही। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मतलब मैंने सोचा था कि ये आज डिनर पर तुम अपने दिल की बात मुझे बता दोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर नहीं, तुम में इतना करेज कब कहाँ से कब आएगा। फिर इसके बाद ना मतलब जमाल से बोलता है कि ठीक है अब चुप हो जाओ। तो वो भी बोलते कि हाँ तुम भी चुप हो जाओ, ठीक है ना, वैसे भी मैं यहाँ पर चुप रहकर ही बैठने वाली हूँ, अब मैं तुमसे कोई बात करना ही नहीं चाहती। अब तुम खुद मिस्टेक करते हो और फिर खुद मेरे पे बातें बना देते हो। वो बोलते कि बस प्लीज़ चुप कर जाओ, बहुत ज़्यादा तुम ज़िद्दी बकरी हो। वो तो दीमत उसे कहती कि तुमने मुझे अभी बकरी कहा। तो वो बोलते कि हाँ मैंने बकरी कहा। तो वो बोलते कि तुम हो बकरी, तुम हो ज़िद्दी। अगर तुम्हें मेरा यहाँ पर बैठना इतना ही खटक रहा है ना तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं तो एक अच्छी सी सिल्क मॉम हूँ। तो मतलब इतना सुनते ही ना वो मतलब स्माइल करने लगता है जमाल।
हाँ, आतिश अब वेट कर कर के थक गया होता है और वो मतलब डिशुम डिशुम करने वहाँ पर जा रहा होता है हज़ार के घर। पर ना मरजान उसको फिर से रोक लेती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम इस तरीके का काम करोगे मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बोलता है कि जो वो कर रहा है ना उसके लिए यही बेस्ट है कि उसकी डिशुम डिशुम हो। तो मरजान भी चुप हो जाती है कि अब इसको मैं कैसे समझाऊँ। और फिर ना मतलब आतिश उसे बोलता है कि और मैं अपनी बहन पर तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूँगा। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें गिव अप करने के लिए नहीं बोल रही हूँ आतिश, मैं जस्ट ये बोल रही हूँ कि थोड़ा सा सब्र करो, शायद क्या पता वो वापस आ जाए। अगर उसने कुछ करना होता तो वो कब का कर चुका होता। अब तक हमारी इलुल अगर सेफ़ है तो मतलब वो सेफ़ ही है। तो आतिश उसे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब मैं और वेट नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है, तो मेरा यहीं पर वेट करना। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो साथ ही चलूँगी। तो वो मतलब उसके साथ चली जाती है। तो वो उसको बोलता है कि मेरा कार में वेट करो, बट वो ऑफ कोर्स वेट नहीं करती है। तो तभी वहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लग जाता है, हज़ार मेरी बहन वापस लेकर आ, बाहर लेकर आ मेरी बहन को। और मरजान भी खड़ी वहाँ पर देख रही होती है, बट हज़ार वहाँ पर हो तो तभी आए ना। तो हज़ार का जो राइट हैंड मैन होता है ना वो बाहर आता है और वो पूछता है कि अरे आतिश भाई, आपको यहाँ पर आना पड़ा, क्या हो गया? और अगर आप हज़ार मास्टर को ढूंढ रहे हो वो घर पे नहीं है। तो वो मतलब आतिश को और ऐसे हो जाता है। वो बोलता है कि कहाँ पर है, हाँ वो कहाँ पर है, उसको बोलो मेरी बहन वापस लेकर आए। वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता, वो जब से बाहर गए हैं तब से बाहर ही हैं, मेरे को कुछ नहीं पता उनके बारे में। तो फिर वो बोलता है कि आतिश बोलता है कि चलो उसको फ़ोन मिलाओ। वो बोलता है कि क्यों क्यों? तो फिर वो बोलता है कि मैंने कहा हज़ार को कॉल करो। तो वो आदमी ना फिर हज़ार को कॉल करता है। तो वहीं पर खड़ा होता है हज़ार तो इलुल के पास ही, और मतलब वो बेसिकली फ़ोन नहीं उठाता, तो वो फ़ोन कट कर देता है। तो जो वो उसका राइट हैंड मैन होता है ना वो बोल देता है उसको कि उसने कॉल नहीं पिक की है और उसने कॉल कट कर दी। और ना वो ऐसे बोलता है कि जिस व्यक्ति को आप कॉल करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। और इतना सुनते ही ना भाई आतिश का गुस्सा हाई पावर पर चला जाता है। तो वो फिर उससे बोलता है कि अभी कॉल वापस करो। वो बोलता है कि अगर उसने कॉल नहीं उठाई तो मैं वापस कॉल नहीं कर सकता। तो तभी ना हज़ार अपना फ़ोन लेकर वापस से उसको कॉल मिलाता है। तो वो बोलता है कि हाँ क्या हुआ। तो फिर वो मतलब इधर वाला आदमी फ़ोन उठाता है, बोलता है कि हज़ार की कॉल आ गई है। वो बोलते कि करहान्स आए हैं मास्टर, क्या करना है इनका। तो बोलता है कि ओके बात करवाऊँ क्या। तो फिर बोलते कि हाँ मेरी बात करवाओ। तो वो आतिश से उसकी बात करवाने लग जाता है। और इधर आतिश का तो भाई बुरा हालात ही होते हैं। वो मतलब ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है। वो बोलता है कि मेरी बहन कहाँ पर है, मेरी बहन को वापस लेकर आओ यार। मेरे को अब ऐसे लग रहा है कि शायद ना ये सच में मतलब इलुल को आतिश के ख़िलाफ़ यूज़ करेगा। आई रियली फील लाइक। और मेरे को ये भी लग रहा है कि शायद ना ये सीज़न 2 में जो आतिश और मरजान की स्टोरी थी ना वो रिपीट हो जाएगी। मतलब ये इससे शादी कर लेगी एंड इलुल को वो उसके अगेंस्ट कर देगा। आई डोंट नो, मेरे को तो यही स्टोरी फ़िलहाल लग रही है। फिर उसके बाद ना आतिश उसे बोलता है कि मतलब उसको अभी घर लेकर आओ। तो वो बोलता है कि जब तक वो घर पे नहीं आना चाहती मैं तब तक उसे घर पे नहीं लेकर आ सकता। जब वो चाहेगी कि वो घर आना चाहती है तभी मैं उसको घर लेकर आऊँगा, वरना मैं उसको घर पर नहीं लेकर आऊँगा। तो आतिश उसे बोलता है कि मेरी बहन को फ़ोन दो। तो वो मतलब देखता है पहले तो मतलब वो इलुल की तरफ देखता है और वो बोल देता है कि नहीं इलुल तुमसे बात नहीं करना चाहती। और इलुल ना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट तरीके से बैठी होती है। बट आई रियली फील कि अगर ये सच में उसको मतलब ट्रूली उसका मतलब करता है तो देन ठीक है, बट प्लीज़ ये भी उसको यूज़ ना करे, राइट। क्योंकि वो बचपन से बेचारी बहुत कुछ सहती आ रही है। अब अगर ये भी यूज़ करेगा तो फाइनली उसका मतलब लास्ट में जाकर उसका दिल टूट जाएगा। एंड आई रियली फील बैड फॉर हर। फिर उसके बाद ना आतिश फिर उसे बोलता है कि मैंने कहा ना कि उसको फ़ोन दो और मेरा जो सब्र है ना वो मत आजमाओ। बट हज़ार उसकी बात नहीं सुनता और वो उससे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, जब इलुल चाहेगी तभी हम वापस आएंगे, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। और इतना कहते ही ना वो फ़ोन फिर से आतिश के मुंह पर काट देता है। तो मरजान जल्दी से पूछती है कि क्या हुआ आतिश, सब ठीक तो है ना। तो आतिश बोलता है कि मतलब वो बोल रहा है कि जब तक इलुल नहीं चाहती और तब तक वो उसको घर नहीं लेकर आएगा, और अगर इलुल चाहेगी तभी वो घर पे आएगी। तो इतना सुनते ही मतलब जो उसका वो होता है जो राइट हैंड मैन हज़ार का, वो बोलता है कि मेरा फ़ोन तो वापस दे। और इतना सुनते ही ना मतलब आतिश को फिर से ऐसे उस पर गुस्सा सा आ जाता है और वो फ़ोन ना ऐसे दूर चलाकर फेंक देता है और वो फ़ोन पकड़ लेता है जल्दी से। तो फिर वो उसकी तरफ ऐसे देख ही रहा होता। अब उसको ऐसे लग रहा होता है कि अब कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा करना ही होगा कि मुझे अपनी बहन मिल जाए। पर मरजान फिर उसको रोक लेती है और बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं आतिश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, इलुल ठीक है, इलुल सेफ़ है,
कुछ नहीं होगा। और जो इसका राइट हैंड मैन है तो फिर वो बोलता है कि चलो आतिश जितना चलना है चलो, इसके बाद तो तुम नहीं चल सकते। मेरे को नहीं पता यार क्या ये प्लान कर रहे हैं, बट बहुत ऐसे डिफरेंट प्लानिंग हो रही है इनकी। वहाँ घर पर हंगामे हो रहे हैं और ये दोनों का रोमांस चल रहा है भाई। यहाँ पर इन दोनों को तो ये हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ना गाड़ी ख़राब होती है तो फिर वो मतलब बार बार ऐसे सर्विस के लिए कॉल कर रहे होते हैं, बट उनका फ़ोन मतलब लग ही नहीं रहा होता। और जमाल को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि वहाँ पर से कोई भी मतलब एक भी कार वगैरह या बाइक वगैरह कुछ भी नहीं जा रहा होता। वो बोलता है कि अगर हम कहीं और स्टक होते ना तो वहाँ पर ना ट्रैफिक हो जाता। तो अब ना दीमत को भी ना ऐसी इरिटेशन सी वहाँ पर होने लग जाती है। तो वो बोलते कि नहीं निकल रहा कोई, तुम मत जाने दो ना, यहाँ पर सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और ये पहाड़ हैं, हिल्स हैं, बस यही रह गया है, अब कुछ नहीं जाएगा यहाँ पर, यहीं पर बैठे रहते हैं, सिग्नल भी नहीं है यहाँ पर। वो ऐसे मतलब इरिटेट होने लग जाती है। एंड जमाल बिन जमाल वो बोलता है कि देखो मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तुम बीमार पड़ जाओगी, जाकर ना कार में बैठ जाओ। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कार में नहीं बैठूंगी, मैं यहीं पर रहूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो बोलता है कि प्लीज़ अंदर चली जाओ, ठंड हो रही है और कपड़े देखो तुम्हारे। वो बोलती है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ ना, मैंने कह दिया ना मैं यहीं पर ठीक हूँ। वो बोलता है कि ओ माय गॉड कितनी ज़िद्दी लड़की है भाई ये, मतलब बहुत ज़िद्दी हो तुम। इतना कहते ना वो वहाँ पर कार पर आकर बैठ जाता है। तो वो बोलती है कि अच्छा तुम क्या कह रहे हो कि मैं ज़िद्दी हूँ, तो तुम क्या हो? हाँ, तो मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ यहाँ पर खड़ी होकर, तुम मुझसे तंग आ गए हो क्या? ओके ठीक है, इससे अच्छा फिर मैं तुम्हें अकेला ही छोड़ दूँ, तुम अकेले ही रहो यहाँ पर, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तो इतना कहकर ना वो वहाँ से मतलब जाने लगती है। तो वो बोलता है कि कहाँ पर जा रही हो? बोलती है कि कहीं पर भी जाऊँ पर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, अब मैं जा रही हूँ, जब भी जाऊँगी ना तभी भी कभी वापस नहीं आऊँगी। इतना कहकर वो जाने लगती है। तो वो फिर उसको बुलाता है कि तुम पहाड़ों के बीच कहाँ पर जाओगी, तो रुक जाओ। वो बोलती कि मैं नहीं रुकूँगी, तुम होते कौन हो वैसे भी मुझे रोकने वाले, तुम और क्या चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं तंग कर रही ना, अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर। मतलब वो एक हिसाब से ना इरिटेट हो जाती है वहाँ पर खड़ी खड़ी। वो उसे बोलती है कि वैसे भी तुम्हें क्या मतलब, मैं कहीं पर भी जाऊँ, हम हैं क्या एक दूसरे के, कुछ भी नहीं हो, और तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम खुद को क्यों थका रहे हो मेरे पीछे, मत करो ये सब। हम हैं क्या, हम हैं क्या ये बताओ पहले, हम कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम बकवास कर रही हो अभी। वो बोलती है कि तो बकवास कर रही हो तो पहले मुझे ये बता दो कि हम हैं क्या, हमारा रिश्ता क्या है, मुझे ये चीज़ तो क्लियर कर दो एटलीस्ट कि हम दोनों एक दूसरे के लगते क्या हैं। तो जमाल ना उसे देखता रहता तो वो कुछ नहीं बोलता। तो वो फाइनली वहाँ से जाने लगती है। तो फाइनली जमाल उसका हाथ पकड़ता है और उसको ना अपनी तरफ खींच लेता है। एंड वो मतलब थोड़ों से दूर थे एक दूसरे के, लाइक अभी वो किस कर लेंगे, नहीं करेंगे, पर फिर ना उसके बाद वो मतलब उसे बोलता है कि तुम यही जानना चाहती हो ना कि हमारा रिश्ता क्या है या फिर हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। तो दीमत उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो वो उससे पूछती है कि बताओ हम क्या हैं। वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता कि हम क्या हैं, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ पर और तुम मेरी क्या लगती हो, और मैं तुम्हें बस ये बता सकता हूँ कि जब तुम दुखी होती हो तो मैं भी दुखी होता हूँ, वो चीज़ मुझे दुखी करती है, और जब तुम खुश होती हो तुम्हारी खुशी देखकर मैं खुश होता हूँ। आए हाय। तो फिर उसके बाद ना वो बोलते हैं कि अगर जब तुम्हें टेंशन होती है तो मुझे भी टेंशन होती है, मैं हमेशा इस बात पर टेंशन लेता रहता हूँ कि तुमने खाना खा लिया या फिर नहीं खाया, तुम अच्छे से सोई हो या फिर नहीं सोई। मैं हमेशा ये विश करता रहता हूँ कि काश मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, तुम वो हो जिसको मैं सारे खतरों से बचाना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जब भी तुम पर कोई खतरा आए मैं उस खतरे के सामने खड़ा हो जाऊँ अपनी बाहें फैलाकर, ताकि वो खतरा तुमसे बहुत दूर दूर तक चला जाए। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखों में मुझे एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं है। मैं पता नहीं क्या रिश्ता है हमारा, पर स्टिल मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं दे सकता। अभी भी मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें क्या खुशी दे सकता हूँ क्या नहीं, पर मुझे ऐसे लगता है कि काश कुछ भी मैं ऐसा करूं कि तुम्हें उस चीज़ से खुशी मिल जाए। तो जब तुम हंसती हो तो मुझे खुशी होती है। फिर जमाल उससे कहता है कि पूरी दुनिया में भले तुम्हें कोई ना पूछे या कुछ भी है, पर मेरी आंखों में तुम सबसे इम्पॉर्टेंट हो, इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन तुम ही हो। और इतना कहते ही ना वही दीमत वहीं पर रोने लग जाती है। एंड उसकी आंखों में से ना आंसू निकलने लग जाते हैं और जमाल भी वहीं पर रोने लग जाता है। तो फाइनली दीमत उसके आंसू पहुँचती है और जमाल उसकी तरफ देख रहा होता है और दीमत उसकी तरफ देख रही होती है। एंड दे फर्स्ट टाइम हग ईच अदर।
फाइनली गाइस ये हग ही जाता है। फाइनली मतलब इनकी किस्सियाँ पिस्सियाँ तो बहुत दूर तक रह गई, इनकी हगियाँ शगियाँ देखने के लिए मैं तो तरस गई थी। फाइनली दे हग दी अदर भाई। मेरे को मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन कि मेरे को कितनी खुशी हो रही है इन दोनों को अब साथ में देख के। अब मज़ा आएगा आतिश और जब जमाल को एक दूसरे को टीज़ करेंगे। फिर इसके बाद ना मतलब आतिश और मरजान अभी भी घर पे वेट कर रहे होते हैं। तो आतिश बोलता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, अभी मेरे से और वेट नहीं हो रहा। तो मरजान उसे कहते हैं कि आतिश प्लीज़ आतिश रुक जाओ, एक बार वेट कर लो, मतलब 1000 कुछ नहीं करेगा ऐसा। मुझे ऐसे लगता है कि अगर 1000 ने कुछ ऐसा करना होता ना वो कब का कर चुका होता। और मुझे ये भी पता है कि मतलब इलुल उसके साथ सेफ़ होगी। वो बोलती है कि मतलब मेरे को यही फीलिंग आ रही है। तो वो आतिश कहता है कि तुम उस आदमी को जानती नहीं हो, तो वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, और मेरी बहन उसके साथ घंटों से है। आई रियली फील मतलब मेरे को आतिश अब यहाँ पर सही लग रहा है भाई। वो अपनी बहन को किसी अनजान आदमी के साथ ऐसे घंटों तक कैसे छोड़ सकता है। तो मिर्ज़ान फिर उसे समझाने लगते कि अगर वो गंदा आदमी होता या फिर बुरा आदमी होता तो अब तक जो उसने कुछ करना था ना वो कर चुका होता। तो बहन तेरे को क्या पता, तेरे से तो वो बात भी नहीं कर रही है ना, तेरे को क्या पता उसने कुछ किया है या नहीं किया। फिर इसके बाद वो बोलता है कि तुम उसको मतलब डिफ़ेंड कर रही हो। बोलती कि नहीं आतिश मैं उसको क्यों डिफ़ेंड करूँगी, मैं जिस तुमसे नॉर्मली बात कर रही हूँ। तो आतिश ने फिर उससे झगड़ा करने लग जाता है। वो बोलती है कि तुम अकेले नहीं हो जो इलुल के लिए दुखी हो, मैं भी तुम्हारे साथ दुखी हूँ, तो प्लीज़ मेरे पर ना ये चिल्लाना तो बिल्कुल बंद ही कर दो। तो आतिश फिर मतलब उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो वो मरजान के पास जाता है, बोलता है कि मरजान मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इसलिए मैं तुम पर चिल्ला गया, बट स्टिल मेरे को ऐसे लग रहा है कि कहीं इलुल मुझे फिर से छोड़ कर ना चली जाए। और उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं गाइज़। लिटरली आई फील सो सैड फॉर आतिश। आई रियली फील कि मतलब आतिश को इलुल यही बोलेगी कि मतलब या तो उसको चूज़ कर ले या फिर मरजान को। आई डोंट नो मतलब क्या होगा अब। फिर उसके बाद वो बोलती कि तुम ये मतलब गलत मत सोचो, वो कहीं पर भी नहीं जाएगी, वो यहीं पर वापस आएगी। तुम प्लीज़ इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है। तभी ना बाहर से एक हॉर्न आता है और वो दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। और तभी उनको पता चलता है कि कोई गाड़ी उनके घर की तरफ आ रही है। तो वो जैसे ही देखते हैं ना तो उनको पता चल जाता है कि ये 1000 की गाड़ी है। और लाइक लिटरली मरजान तो ऐसे ना राहत की सांस लेती है कि फाइनली 1000 की गाड़ी घर पे आ गई है और इलुल सेफ़ है। फिर इसके बाद ना मतलब आतिश उसकी तरफ ऐसे देख ही रहा होता है। तो तभी 1000 सामने आकर उसकी गाड़ी रोक देता है और इलुल भी उनको देखने लग जाती है कि अभी ये मेरा वेट ही कर रहे थे। तो जैसे ही इलुल बाहर उतरती है ना तो आतिश उसकी तरफ भाग कर जाता है और जस्ट उसको मतलब ऐसे हग कर लेता है। और वो बोलता है कि क्या इलुल तुम ठीक हो, तुम सही हो ना। तो बट इलुल उसको हग नहीं करती है और इलुल ना ही मतलब उसको इस तरीके से देखती है क्योंकि इलुल अभी भी गुस्सा होती है। पर मरजान को ऐसे रिलैक्स फील हो रहा था कि फाइनली चलो वो घर पे तो वापस आई। तभी 1000 भी वहाँ पर खड़ा हुआ ना ये देख रहा होता है। तो आतिश जल्दी से उसको तरफ देखता है तो इलुल भी उसकी तरफ ऐसे मतलब देखने लग जाती है आतिश की तरफ। तो आतिश ना फिर इलुल से पूछता है कि क्या इलुल तुम ठीक हो, कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें पता है कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं कितना डर गया था तुम्हारे लिए। बट इलुल उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और वहाँ से ना भाग जाती है। तो मतलब आतिश फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है कि मतलब क्या हो गया या कुछ भी। तो फिर उसको ना मतलब ऐसे बुरा लग रहा होता है कि उसकी बहन उससे अभी बात नहीं करना चाहती। तो फिर वो मतलब देखता है 1000 की तरफ और 1000 को बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उसको मेरी बहन को वापस लेकर आओ और तुम इतनी रात को उसको वापस लेकर आए हो। तो 1000 से बोलता है कि ओ मैन, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं किसी का ऑर्डर्स नहीं लेता। और वैसे भी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम बड़े भाई होने पर ना कुछ कर नहीं पा रहे हो। तुम्हारी बहन 2 बार मतलब चली गई और दूसरी बार भी उसको मैं ही लेकर आ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो, तुम घर पे चिल कर रहे हो और तुम्हारी बहन बार बार गायब हो रही है, फिर मुझे कॉल कर रहे हो मेरी बहन को वापस लेकर आओ। नहीं मैन, ऐसे नहीं होगा। और इतना शुक्र मनाओ कि वो वापस आना चाहती थी, इसलिए मैं उसे वापस लेकर आया। वरना अगर वो मुझे एक बार कह देती ना कि उसको यहाँ पर वापस नहीं आना तो वो यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आती। और अगर इस बार वो चली गई इस घर को छोड़कर तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी, ये बात का ध्यान रखना आतिश करहान। और तो फिर वो बोलता है कि मेरे सब्र को मत आजमा 1000 और मेरी बहन से दूर रह वरना हिसाब लगा लेना। आतिश ना 1000 को बोलते हैं कि थैंक यू सो मच कि तुम मेरी बहन को लेकर आए। और 1000 ना ये समझ जाता है कि वो काफ़ी ऐसे इरिटेटेड है। तो फिर अब वो बोलता है कि अब बहुत हो गया, अब साइड पर हो जाओ,
अब तुम मेरी बहन के आसपास मुझे दिखने भी नहीं चाहिए। तो हज़ार फिर इसकी तरफ देखता रहता है। तो वो फिर मिर्ज़ान उसे बोलती है कि आतिश प्लीज़, ये टाइम नहीं है इन बातों का। अब हमें ना इलुल को संभालना चाहिए, हमें इलुल की केयर करनी है, तो हमें ना इलुल को देखना चाहिए। तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो फिर वो मिस्टर मतलब हज़ार से बोलते हैं कि मिस्टर थैंक यू सो मच, आप इलुल को वापस लेकर आए, हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हज़ार उससे बोलता है कि वेलकम। मेरे को लगता है कि अभी भी जो ह्यूमैनिटी है वो डेड नहीं हुई है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ना आतिश उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मेरी फैमिली से दूर रहो, पर नहीं, तुम तो बीच में आ रहे हो बार बार। ये अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरा सब्र मत आजमाओ। वो बोलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं तुम्हारी फैमिली के बीच में ना आऊँ, मैं साइड के घर पे तो रहता हूँ, और एज़ यू सेड कि हम रोज़ एक दूसरे को देखते हैं, तो आगे भी देखते रहेंगे। अगर तुम्हारे फैमिली मैटर्स तुम्हारी डोर से बाहर जाएंगे तो दरवाजे के बाहर तो मैं देख ही सकता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से ना चला जाता है, और जो आतिश और मिर्ज़ान है ना वो वहीं पर खड़े होकर उसको देखते रहते हैं। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान उसे बोलते हैं कि अब ना भूल जाओ हज़ार के बारे में, हमें ना हमारी इलुल इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इलुल के पास जाना है। तो मतलब आतिश फिर उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम उसको थैंक यू बोल रही थी। हाँ, तो मिर्ज़ान वाज लाइक इसको क्या हो गया अब। तो वो बोलती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और ये बेचारा हमेशा फंस जाता है। तो ये फिर मतलब पीछे पीछे जाता है। इधर हम देखते हैं कि मतलब ये घर पे आते हैं तो मिर्ज़ान अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि मॉम इलुल कहाँ पे है। तो वो बोलती है कि जैसे वो घर के अंदर चली आई तो वो अपने रूम के अंदर चली गई। तो उसके बाद तो मुझे उसका कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। फिर उसके बाद ना काली बिल्ली भी बोलती है कि इलुल के लिए इतना कुछ बर्दाश्त करना आई थिंक ईजी नहीं है, उसने बहुत कुछ सहा है और अब उसके सामने इतना बड़ा सच सामने आया है तो उसको ये सब बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया है। बेचारी बहुत ज़्यादा डर गई है और सहम गई है इतना सच जानने के बाद। और फिर ना बेचारी नरमिन भी ऐसे चुप सी हो जाती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी और हम उसकी हेल्प करेंगे ना, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं उसके साथ हम उसमें पूरी उसकी हेल्प करेंगे और वो पक्का ठीक हो जाएगी। ये काली बिल्ली, ये तेरे ही तो काम है सारे। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी जल्द से जल्द उसे ठीक करने की। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश और मिर्ज़ान अभी वहीं पर खड़े होते हैं कि पीछे से ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से इलुल की आवाज़ें आ रही होती हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, कोई भी मेरा बाप नहीं है, ये वो है ना, ऐसे करके आवाज़ें आ रही होती है। तो वो मतलब भागते हैं कि इलुल को क्या हो गया। तो सब लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं कि इलुल को क्या हो गया। पहले आतिश जाता है और आतिश ना ऐसे चिल्ला रहा होता है, बहन क्या तुम ठीक हो, इलुल क्या तुम ठीक हो। और पीछे से मिर्ज़ान भी भाग रही होती है और इधर ना मतलब ये सुन रही होती है कि ये क्या मलिक्स डॉटर बोल रही है, मतलब मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मतलब ये भी डर जाती है कि इसको क्या हो गया और मतलब ये क्यों ऐसे चिल्ला रही है। तो फिर यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि जो इलुल की केयर टेकर है ना वही उसके साथ ऐसे पंगे ले रही होती है और उसको वो बोल रही होती है कि तुम मलिक की डॉटर हो ये वो। तो वो उसके बाद ना वो समझा रही होती है कि अब शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तभी ना वहाँ पर पड़ी फ़ोटो जो आतिश और उसकी होती है इलुल की, वो उठा लेती है। पहले तो वो 2-3 मिनट उसको देखती है अच्छे से, जैसे आतिश वहाँ पर पहुँचता है ना तो वो ज़ोर से उसको नीचे गिरा देती है और वो फ़ोटो टूट जाती है। और वो जैसे उसकी तरफ ऐसे देखती है तो उसकी नफ़रत मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाती है और वो मतलब उसकी तरफ कॉन्टीन्यूसली देखती रहती है और वो खींच कर फ़ोटो नीचे मारती है। आई रियली फील कि मतलब इल्लू का ज़्यादा हो रहा है। अब इसमें मिर्ज़ान की क्या गलती है, मिर्ज़ान भी तब बच्ची थी यार, तू भी बच्ची थी। अब मिर्ज़ान ने तो कुछ नहीं किया ना, मिर्ज़ान के फादर ने सब कुछ किया है, तो उसके साथ जो करना कर मिर्ज़ान को क्यों टारगेट कर रही है। और ठीक है आतिश की भी गलती है कि हाँ भी उसने मतलब मिर्ज़ान से ये मतलब मिर्ज़ान के साथ उसने शादी कर ली, बट उसमें उसका क्या रोल है भाई, उसका दिल उसके पसंद करता था और मिर्ज़ान का दिल आतिश को पसंद करता था। आई डोंट नो ये स्टोरी ऐसे क्यों खींच रही है। फिर इसके बाद ना आतिश उससे पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुम अपने आप को हर्ट कर लोगी और छोड़ो इसे। तो पर वो नहीं छोड़ती, वो बोलती कि मुझे जाने दो यहाँ से और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। हाँ, और तुम्हें क्या लगा था ये तुम कमरा रेडी करोगे इससे क्या मेरे गाँव बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारा कमरा देख के मेरे गाँव और भी मुझे ज़्यादा दिखने लग गए हैं। तो मिर्ज़ान भी ना उसके हालात देख कर ऐसे बहुत ज़्यादा सहम सी जाती है और वो भी डरने लगती है।
फिर उसके बाद ना इलुल फिर से बोलती कि बोलो ना, यही तुमने सोचा था ना कि ये ब्यूटीफुल कमरा तैयार करोगे मेरे लिए, और उसके बाद मैं सारा दर्द अपना भूल जाऊंगी। जो जो चीज़ें मैंने अभी तक सहन की हैं नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती वो मैं सब कुछ, वो मेरे सब कुछ दिल में है। जब भी मैं सांस लेती हूँ ना, मैं अंदर से मेरा खून बहता है और मुझे पता चलता है कि मैंने कितना कुछ सहा है, और यहाँ पर आके मैं और भी ज़्यादा सह रही हूँ। और मरजान यार बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है। आई फील रियली बैड यार, मतलब शुरू से बेचारी सहती आई है सब कुछ। तो आतिश ना फिर उसको समझाने की कोशिश करता है, बोलते कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा दर्द में हो, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि हम ये बात तुमसे छुपाना नहीं चाहते थे। प्लीज़ अब बस करो, प्लीज़ शांत हो जाओ। बट इलुल कहाँ पर शांत होने वाली है, ये तो इन्फ्लुएंस हो गई ना 1000 से। तो वो बोलती कि क्या क्या चुप हो जाऊँ, तुम्हें पता क्या है, हाँ तुम्हें पता क्या है। फिर ना वो मतलब उधर से जाती है और पोट वगैरह उठा लेती है, गमले वगैरह उठा लेती है और ज़ोर ज़ोर से ना सब नीचे पटकने लग जाती है उनको। वो बोलती कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, और तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते होते तो तुम इससे कभी शादी नहीं करते। वो फिर उसकी तरफ ऐसे देखती है, वो बोलती कि तुम्हें पता है क्या इस चीज़ का कि जिस आदमी ने मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अगर जिस आदमी ने तुम्हारी बहन तुमसे छीन ली, उसकी लड़की से तुम कभी भी शादी नहीं करते। तुम ही सबसे बड़े वो हो कि तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम मेरे भाई हो, नहीं हो तुम मेरे कुछ। एंड इतना सुनते ही ना भाई मरजान सच में बहुत ज़्यादा टूट जाती है, उसकी आंखों में से आंसू ऐसे बहने लगते हैं। एंड आई रियली फील यार कि इलुल को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम्हें पता था, सब सच तुम्हारे सामने था, तो तुम इसको कभी चाहते ही ना, तुम इसके प्यार में कभी पड़ते ही ना। तुम्हारे सामने मैं आती कि इसके बाप ने मेरे साथ क्या किया, स्टिल तुमने इसके साथ प्यार किया। बट ना जैसे ही इलुल उसके पास जाती है, मरजान के पास जाती है, तो आतिश ना उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि इलुल चुप, यहीं पर रुक जाओ। तो मतलब इलुल उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है और आतिश को ऐसे फिक्र हो जाती है कि कहीं इलुल गुस्से में उसकी मरजान को कुछ ना कहे। इलुल इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है ना, वो वहीं से मतलब ऐसे गुस्से में नीचे चली जाती है। तो जैसे वो नीचे जाती है तो वो चिल्लाती हुई आ रही होती है कि बस करो, बहुत हो गया, बस करो। और वो ना एक्चुअली मतलब मेरे को ऐसे लगता है इसको ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ज़्यादा कुछ पागल हो गई है। तो वहाँ पर ना ये काली बिल्ली भी डर जाती है उसका ये हालात देखकर कि ये क्या हो गया। वो फिर से ऐसे ना सब कुछ ऐसे फेंकने लगती है, बोलती है कि सब कुछ तोड़ दूँगी। तभी ना आतिश आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अपने आप को संभालो इलुल, तुम बहुत कुछ कर रही हो, अब चुप हो जाओ। तो इलुल से बोलती है कि इस घर को मैं तोड़ फोड़ कर ना तुम्हारे सर पर घेर दूंगी। तो वो बोलता है कि फिर इससे तुम्हारा क्या बेनिफिट होगा, हाँ क्या बेनिफिट होगा। वो बोलती है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, एटलीस्ट मेरे दिल को ये ठंडक तो देगा कि ये सारा घर मैंने तोड़ फोड़ कर दिया। तो बोलता है कि अच्छा, अगर तुम्हारी मतलब इस चीज़ से ही तुम्हारे को ठंडक मिल रही है तो मेरे को भी तुम्हारी हेल्प करने दो। एंड आतिश फिर वहाँ पर तुम्हें पता है कि अगर आतिश को एक बार गुस्सा आ गया फिर उसका गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। फिर इसके बाद ना वहाँ पर जो भी सामने आता है आतिश के, वो फेंकता जाता है, बस प्लेट्स वगैरह उठाकर, सीनरीज उठाकर सब कुछ ऐसे फेंकने लग जाता है। और इलुल भी हैरान हो जाती है कि मतलब ये क्या। वैसे मेरा ब्रदर, मैं और मेरी बहन जब भी हम लड़ते थे ना तो ऐसे ही लड़ते थे हम भी, तोड़ फोड़। फिर मम्मी से जो चांटियाँ पड़ती थी हमें पता है। फिर ना आतिश ऐसे चेयर वगैरह भी उठा लेता है और चेयर भी उठाकर ऐसे फेंक देता है। फिर वो बोलता है कि अब ठंडक मिल गई या फिर अभी भी ठंडक नहीं मिली है तो मैं अच्छे से तुम्हें ठंडक दे देता हूँ। तो तभी पीछे से मरजान भी आ जाती है और उसके हाथ में होता है वो। तो फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि अब मतलब बस करो, इनफ बहुत ज़्यादा हो गया है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे भाई पर नहीं है, इस घर पर नहीं है, तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, तो मुझ पर निकालो। तो आतिश को भी ऐसे हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो मरजान आती है इलुल के पास और बोलती है कि अब अपना गुस्सा अच्छे से निकाल ही लेना, अब कुछ भी अपने दिल में मत रखना। अगर तुम्हें यही लगता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हुई है तो ये पकड़ो और ठोक डालो मुझे। तो इलुल भी ऐसे हो जाती है और आतिश की तो भाई आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या। तो मतलब उसकी जो मॉम होती है मरजान की, वो भी बोल रही होती है कि मरजान बेटा ये तुम क्या कर रही हो, हाँ। वो बोलती है कि पकड़ो ना इसे, अब पकड़ो, अब सब कुछ सामने है तुम्हारे और मैं भी तुम्हारे सामने हूँ। जो तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है ना, इसको बुझा लो अच्छे से।
क्या पता फाइनली तुम्हें इससे शांति मिल जाए और जो मैं अंदर अपने इतना बर्डन लेकर फिर रही हूँ वो थोड़ा कम हो जाए। तो इलुल सुनती रहती है। फिर ना इलुल उसका हाथ फिर से पकड़ती है और ना वो उसकी तरफ ऐसे धकेलने लगती है। तो मरजान की आंखों में अभी भी आंसू थे। तो मरजान की मॉम को ना ऐसे फिक्र होने लगती है और वो मरजान को बोलती कि मरजान ये तुम क्या कर रही हो, हाँ क्या हो रहा है ये सब, बस करो बस करो। बट वो नहीं सुनती। तो फिर उसके बाद ना आतिश भी अपनी बहन को बोलने लग जाता है कि इलुल नहीं। और वो ना आतिश उसको ऐसे कॉन्टिन्यूसली बोलता रहता है कि इलुल ये सब तुम्हें ना नहीं करना है, प्लीज़ कुछ गलत मत कर देना, प्लीज़ कुछ गलत मत कर देना। बट इलुल कहाँ पे सुनने वाली है, वो मतलब और उसके नज़दीक जाती रहती है। तो मरजान फिर इसको बोलती है कि अगर तुम्हें इतना करने से तुम्हारे दिल को शांति मिलती है ना तो बिल्कुल भी मत सोचो इन चीज़ों के बारे में, किसी की भी मत सुनो। जस्ट टेक माई लाइफ एंड कम ऑन, जस्ट ये कर लो जो तुम्हें करना है। अब ये सब एंड करते हैं। अगर तुम्हें यही लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हुई है तो प्लीज़ ये कर लो। बट आतिश के तो ऐसे हो जाता है कि ये क्या, इसको वो क्यों प्रवोक कर रही है। तो वो बोलता है कि मरजान चुप हो जाओ। वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं चुप होंगी। तो वो फिर से बोलता है कि इलुल देखो वो चीज़ नीचे रख दो, प्लीज़ नीचे रख दो। तो मतलब ये काली बिल्ली भी वहीं पर ना ऐसे थोड़ी सी सहमी हुई खड़ी होती है। फाइनली इलुल इसको ठीक करेगी। फिर उसके बाद वो फिर से बोलता है कि मेरी बात सुनो, इस चीज़ को नीचे रख दो, ये बहुत हो गया। तो फिर मरजान से बोलती है कि नहीं आतिश तुम चुप रहो, ये सिर्फ ना मेरे और इसके बीच में है। तो वो फिर से बोलता है कि मरजान शराब चुप हो जाओ। जस्ट फिर वो इलुल को बोलता है कि इलुल मेरी तरफ देखो, मुझे पता है कि तुमने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है बट ये सब करने से ना कुछ नहीं होगा, तो प्लीज़ इसको साइड पे रख दो, हम सीधा बात करते हैं। पर इससे ना ही तुम्हें कोई बेनिफिट होगा ना ही मरजान को कोई बेनिफिट होगा। तो मरजान फिर से ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और मरजान फिर से उसको मतलब बोलती है कि इलुल तुम्हारा एक पीस, तुम्हारा एक हिस्सा मेरे अंदर है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ जिस चीज़ों से तुम गुजरी हो तो जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। तो आतिश उसे फिर से बोलता है कि मरजान मैंने कहा ना कि जस्ट शराब। तो मरजान नहीं सुनती और मरजान की आंखों में तो ऐसे कॉन्टीन्यूसली ऐसे होते हैं। तो इलुल उससे बोलती है मरजान को कि मेरे को प्रवोक मत प्रवोक कर मरे। तो वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम्हें इससे शांति मिलती है तो तुम ये कर सकती हो। एंड जो इलुल की केयर टेकर है ना भाई, उसके भी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हैं इस तरीके के लड़के के साथ मैं रह रही थी। और मरजान की मॉम के तो वैसे ही हालात बेचारी के ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैं बस अपना कर्ज अदा कर रही हूँ इलुल तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ भी चढ़ा नहीं रही मैं या फिर कुछ भी नहीं कर रही। फिर उसके बाद मतलब आतिश को तो ऐसे हो जाता है कि कहीं इलुल गुस्से में कुछ करना बैठे। तो वो फिर से मतलब इलुल को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि इलुल देखो मेरी बात सुनो, ये चीज़ नीचे रख दो। बट वो कुछ नहीं कर पाता वहाँ पर, ठीक है। तो फिर उसके बाद मरजान फिर उसको समझाने लगती है इलुल को कि अगर तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है करना, ये सब मतलब घर पे गुस्सा, आतिश पे गुस्सा, जो भी करना तुम्हें अच्छा लग रहा है तो वो तुम कर सकती हो। तो आतिश उसको समझाने लगता है कि देखो तुमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द सही है बट अब एक और दर्द मत सहो ये चीज़ करने से। फिर ना मतलब इलुल को ऐसे समझ तो आ जाती है। फिर ना ऐसे आतिश उसको समझाने लगता है और वो मरजान को भी ऐसे समझाने से लगता है और बोलता है कि मरजान प्लीज़ लिसन टू मी, अब तुम उसको मत चिढ़ाओ। तो इलुल ना फिर वो चीज़ नीचे फेंक देती है और बोलती है कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि मरजान मैं कोई भी किलर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। मैंने सड़कों पर ज़िंदगी बिताई है पर मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकती। तो मरजान उसका ये रूप देखकर ना और भी ऐसे टेंस हो जाती है। फिर उसके बाद ना इलुल से बोलती है कि मेरे को कोई फ़िक्र नहीं है कि तुमने मेरी ज़िंदगी में क्या क्या किया क्या नहीं किया, पर मैं किसी की ज़िंदगी नहीं ले सकती ना। तो इतना कहकर वो मरजान को धक्का मारती है और वहाँ से ना भाग जाती है। तो जैसे ही वो वहाँ से भागती है तो मतलब मरजान भी उसके पीछे पीछे भागती है। तो आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो मरजान, हाँ ये क्या कर रही हो यार, मेरे को मरजान की भी अब समझ नहीं आ रही, मतलब ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मेरे को छोड़ दो आतिश, मेरे को अब उसको फेस करना है और उसको मुझे फेस करना है और ये हम दोनों के बीच की बात है प्लीज़। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये सही टाइम नहीं है। वो बोलती है कि हमें बात करनी है, शुरू से लेकर अब तक जो भी हुआ उसके बारे में बात करनी है और ये बात करने से होगा। तो वो मतलब आतिश को भी धक्का देती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। तो आतिश है जो वो भी उसके पीछे भागते लगता है, बाकी सब वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो ये काली बिल्ली ना अभी जो उसकी मरजान की मॉम है उसको बहुत ज़्यादा ऐसे सुनाने लगती है कि देखो तुम्हारे हस्बैंड की वजह से क्या हो रहा है, हमारे घर में ये हो गया वो हो गया। भाई तो फिर अपने घर पे जाना, तो उसी के घर पे पढ़ के उसकी सुना रही है पागल लेडी। फिर उसके बाद वो भी मतलब वहाँ से चली जाती है। बट जो मतलब
मरजान की मॉम है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, घर छोड़कर भाग रही होती है। तो तभी मरजान उसको फिर से पकड़ लेती है और बोलती है कि इलुल रुक जाओ इलुल। और आतिश पीछे से मरजान मरजान करता आ रहा होता है। तो इलुल को वो बोलती है कि मतलब तुम्हें भी नहीं पता था उस टाइम पर और मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पर, मैं सच में बच्ची थी। तो बोलती है कि तो मैं क्या करूँ, हाँ तो ये इनोसेंट ना मेरे सामने बनने की ज़रूरत नहीं है मरजान, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम कैसी हो और मुझे कुछ भी मत बताओ, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, तुम्हारे मुंह से तो स्पेशली कुछ भी नहीं सुनना चाहती और प्लीज़ मुझसे दूर रहो। यार अब मेरे को ना इलुल पे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या है यार, मतलब ठीक है उसकी क्या गलती है यार, वो भी तो बच्ची थी, उसको कुछ पता ही नहीं था, उसने कौन सा तुम्हारी किडनी छीन ली, इसके बाप ने जो किया उसने किया, उसकी सज़ा इसको क्यों दे रही है भाई। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि इलुल मैं जिस तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं जिस चाहती हूँ कि तुम्हारा जो दर्द है ना वो मैं कम कर सकूँ, जिस तुम मेरे से बात तो करो। वो बोलती है कि जो मेरा ये दर्द है ना वो कोई भी कम नहीं कर सकता मरजान, मैं कितनी बार तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, हाँ कोई भी नहीं, तो स्पेशली तुम तो बिल्कुल भी नहीं कम कर सकती क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे नहीं बात करना चाहती। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी छीनी गई, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली गई, बिकॉज़ मुझे पता है कि वो 20 साल मैंने कैसे निकाले हैं, वो मुझे पता है। तुमने तो अपनी ऐशो आराम में ज़िंदगी निकाली है और मैंने भूखे रह कर, मेरे को तो ये भी तक याद नहीं है कि कब मैंने पेट भर के खाना खाया था। कभी किसी ने मेरे बालों पर अपने प्यार से कभी भी मेरे बाल नहीं सहराए, कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। इन 20 सालों में कोई भी मेरा नहीं था। मैं सड़क पर सोती थी, कभी मैं आधी भूखी होती थी और कभी आधी भरी हुई पेट। तो मैं क्या करूँ, हाँ मेरे साथ वाले स्कूल जाते थे और मैं क्या करती थी, मैं कूड़ा उठाती थी ताकि मैं सरवाइव कर सकूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ़ योर फादर। और तुम मुझे बोल रही हो कि तुम मेरा दर्द बंटाना चाहती हो। तुम मेरा दर्द कैसे बंटा सकती हो? नहीं बंटा सकती तुम मेरा दर्द। क्या ये सब जो मेरे अंदर ये जख्म हो रखे हैं, क्या तुम उनको बढ़ सकती हो? नहीं बढ़ सकती। तो फिर ना मरजान वहीं पर खड़ी ऐसे रोने लग जाती है। तो आतिश उससे बोलता है कि देखो जो तुम्हारे साल बीत गए ना, वो साल हम वापस नहीं लेकर आ सकते। हमें पता है कि वो चीज़ हम तुम्हें कभी भी वापस नहीं दे सकते, पर आगे आने वाला टाइम तो हम साथ में निकाल सकते हैं ना, वो तो हम अच्छा कर सकते हैं। तो इलुल फिर से बोलते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम लोगों के साथ तो मुझे कोई फ्यूचर देखना ही नहीं है। मैं कैसे भूल सकती हूँ वो चीज़ें जो मैंने सही हैं, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी मैंने वो निकाली है, वो चीज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ। अरे बहन मत भूल, अगर तू यहाँ पर नहीं आती तो अभी भी तेरी तो ये ज़िंदगी वही होती ना। अभी तेरे को पता चल गया तो यहाँ पर तू ये कर रही है, प्लीज़ उसके साथ एटलीस्ट ऐसे तो मत कर। अगर तेरे को कोई समझाना चाहता है तो समझ तो ले। फिर इसके बाद ना वो बोलता है कि इलुल ठीक है, अभी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तो मरजान फिर उससे बोलने लगते हैं कि इलुल आई एम सो सॉरी, मैं सच में मतलब अपोलोजाइज़ के बिना मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मेरे पास बस यही है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं, तो मैं और क्या करूं। बोलती कि तुम कुछ मत करो, बस मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। मुझे तुम देखते ही ना मेरे जो दर्द है वो मतलब ताज़ा हो जाते हैं जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ। तो ये सुनते ही ना मरजान फिर से ऐसे रोने लगती है। तो इतना सुनते भाई आतिश को ऐसे फील होता है कि वो मरजान की कुछ ज़्यादा इंसल्ट कर रही है। तो वो मतलब बोल देता है कि चुप हो जाओ इलुल, चुप, यहाँ से ना जो भी तुम बातें कर रही हो ना, इन बातों का कोई फ़ायदा है ही नहीं। और मरजान तुम प्लीज़ जाओ, अंदर मेंशन में जाओ और रूम में जाओ। तो इतना कहकर वो मतलब मरजान को बोल देता है और मरजान फिर से ऐसे कंटिन्यूसली रोती रोती वहाँ से चली जाती है। और वो कुछ भी नहीं बोलती, लाइक कोई बहस नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यार आई फील सॉरी फॉर आतिश, मतलब ना वो फंस चुका है बेचारा, क्या करे। फिर उसके बाद ना वो बोलता है मतलब इलुल से कि 20 साल तुम बोल रही हो ना, तो वो 20 साल मैंने भी दर्द में ही गुजारे हैं। मैं यहाँ पर क्यों आया था, हाँ मैंने अपना नेम चेंज किया, मैं यहाँ पर हाइदर को बर्बाद करने के लिए आया था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ यू। क्योंकि मुझे ऐसे था कि उसने मेरी बहन मुझसे छीन ली, सब कुछ उसने मेरे साथ किया। तो यहाँ पर क्यों आया था, हाँ मैं यहाँ पर आया था तुम्हारे लिए इलुल, यहाँ पर तुम्हारे लिए। तो वो बोलती है कि अच्छा, तो अगर तुम यहाँ पर रिवेंज लेने आए थे, यहाँ पर तुम मतलब हाइदर को बर्बाद करने आए थे, तो यहाँ पर आकर तुमने उसकी बेटी से शादी क्यों कर ली, हाँ बताओ मुझे, तुमने उससे शादी क्यों की? तुमने उस आदमी की बेटी से शादी क्यों की जिसने तुम्हारी बहन को तुमसे दूर कर दिया?
और तुम अभी उसके साथ खुश भी हो, तो ये मैं तो नहीं मान सकती कि तुम इसीलिए आए थे यहाँ पर। भाई मतलब आई थिंक ना आतिश को अब बता देना चाहिए कि जस्ट फॉर लाइक बदला उसने मरजान के साथ शादी की थी, और जब वो इस शादी में कंटिन्यू करता रहा तो उसको उससे साथ प्यार हो गया। आई थिंक उसको सब कुछ बता देना चाहिए। वो बोलती है कि तुम तो इस ज़िंदगी में बहुत खुश थे ना, तुम तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे थे ना, मेरा क्या? हाँ, मेरा क्या? तुम क्या चाहते? तुम्हारी खुशियों से मैं जो अपने मेरे दर्द हैं वो भर लूँ? नहीं भर सकती वो मैं सब। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे ये सब नहीं करना आता। इतना सुनते ही भाई आतिश रोने लग जाता है। मतलब यार आई फील सो बैड फॉर हिम यार। मतलब मरजान से भी ज़्यादा ना मुझे आतिश के लिए बुरा लग रहा है। वो मतलब कितना कुछ सह रहा है। उसकी बहन मिल गई है उसको, बट वो उसको मतलब प्यार नहीं कर सकता, वो उसको अपने गले नहीं लगा सकता क्योंकि वो उसको अपना मानती नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मरजान को। मरजान ना अभी भी रूम में बैठी हुई ज़ोर ज़ोर से ऐसे रो रही होती है, और पीछे से आ जाता है आतिश। तो जैसे ही आतिश वहाँ पर आता है ना, तो मरजान उसको देख लेती है, पर वो चुप करने की कोशिश करती है, बट वो चुप हुआ ही नहीं जा रहा होता उससे, और वो कॉन्टीन्यूसली फिर से ऐसे रोती रोती रहती है। तो आतिश ना उसके पास आता है, वो बोलता है कि मरजान ये तुमने क्यों किया? हाँ, ये तुमने क्यों किया? तो वो बोलती है कि आतिश ये सब मैं बंद करना चाहती थी, ये सब मैं ख़त्म करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। क्या पता इल्लुल को शांति मिल जाती। वो बोलता है कि क्या ख़त्म करना चाहती थी तुम? हाँ, क्या ख़त्म करना चाहती थी? खुद की लाइफ? तुम इतनी एक्स्ट्रा हो क्या? यार मेरे को पता नहीं क्यों इसके हालात देख कर ऐसे रोना सा आ रहा है। मतलब आतिश की क्या गलती है भाई? मरजान की भी नहीं है, बट मतलब आतिश से ज़्यादा फंस गया इस चीज़ में। फिर उसके बाद वो बोलती कि जो मेरे मतलब अंदर गिल्ट चल रहा है ना, जो इल्लुल सफ़र कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मी, वो चीज़ें मैं एंड करना चाहती थी। मैं अब वो गिल्ट और नहीं ले पा रही हूँ आतिश। मैं क्या करूँ? मैं कहीं चली जाऊँ क्या? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब वो ऐसे ना करने लग जाती है, बट आतिश उसको ना पकड़ लेता है। वो बोलता है कि अगर वो तुम्हें कुछ कर देती तो? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता मरजान, तो फिर मैं क्या करता बताओ मुझे? मेरी तरफ देखो। मरजान फिर उसकी तरफ नहीं देखती। वो फिर उसे बोलता है कि प्लीज़ मेरी तरफ देखो। तो मरजान जैसे उसकी तरफ देखती है, वो बोलता है कि प्लीज़ अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। समझ में आई? इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तो अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपने आप को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें हर्ट कर देती तो क्या होता? हाँ, क्या तुम इतनी थॉटलेस हो गई थी? यार ये बहुत अच्छा है यार। मतलब इसको अपनी बहन भी उतनी इम्पोर्टेंट है, अपनी बीवी भी उतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपनी बीवी के लिए ये किसी से भी लड़ सकता है भाई। फिर उसके बाद वो सोचती है और बोलती है कि मेरे को ऐसे लगा कि अगर मैं मर जाऊंगी ना, तो शायद इल्लुल को शांति मिल जाए ये चीज़ देखकर कि मतलब मैं चली गई हूँ उसकी ज़िंदगी से, और वो वहीं पर गिर जाती है। तो आतिश को भी ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि मरजान भी इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो वो मतलब वो भी मरजान के साथ नीचे बैठ जाता है, और मरजान ना फिर ऐसे कॉन्टीन्यूसली रोने लगती है। तो वो फिर आतिश को बोलती है कि आतिश मैं मतलब थक गई हूँ, मैं इल्लुल की ये हालात देखकर थक गई हूँ, मैं ये तुम्हारे हालात देखकर थक गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा और मेरा दिल टूट रहा है आतिश, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं पता। इस तो मरजान ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट होती है, और वो बार बार बोल रही होती है कि मैं ये सब कुछ ख़त्म करना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़े, बट ये सब मैं ना एंड करना चाहती हूँ। एंड आई रियली फील बैड फॉर आतिश, क्योंकि आतिश भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। और वो मरजान को बोलता है कि नहीं मरजान, आगे से तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी, और ऐसा करने के लिए ना कभी सोचना भी मत कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो। तुमने सुना ना कि ऐसा आगे से तुम कुछ भी नहीं करोगी, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। यार ये कितना मतलब यह ऐसा लौंडा हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ रहा भाई? फिर इसके बाद ना आतिश उसको समझाने लग जाता है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी ना, अब उसको थोड़ा सा और टाइम देते हैं तो वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम का गेम है ये, अगर हम उसको और टाइम देंगे ना तो वो पक्का ठीक हो जाएगी, जिस फिक्र मत करो तुम। और उधर इल्लुल के भी बुरे हालात हो रहे होते हैं, और वो भी ना मतलब इन चीज़ों को याद कर करके ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट होती है, और वो बार बार मतलब ऐसे सोच ही रही होती है इन चीज़ों के बारे में, और वो बेड पे जाके लेट जाती है, और वो मतलब उसकी पुरानी यादें याद कर
कि ना उसको बहुत ज़्यादा ऐसे रोना आ रहा होता है और वो चीज़ें ना उसको बहुत ज़्यादा ऐसे डरा भी रही होती हैं, क्योंकि जैसे वो याद करती हैं। और पीछे से आ जाती है काली बिल्ली। तो जैसे काली बिल्ली आती है ना तो वो बोलती है कि ना ही तुम और ना ही तुम्हारा ब्रदर और ना ही मरजान आसान ज़िंदगी जी पाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में तो मैं कभी भी शांति नहीं आने दूँगी। ये चीज़ हमेशा तुम लोग याद रखना। बेसिकली अब ये आतिश को भी नफ़रत करने लग गई है। पहले उसको अच्छा मानती थी ना, अब उसको भी ये नफ़रत करती है और वो वहाँ से चली जाती है। और इधर इलुल अभी भी सोच रही होती है कि मतलब अब मुझे क्या-क्या मतलब इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा और मैं किसको अकाउंटेबल मत ठहराऊँ कि मतलब ये सब तो मरजान और उसकी फ़ैमिली की वजह से हुआ है ना। प्लीज़ भगवान मेरी मदद करो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं। मुझे प्लीज़ कोई तो रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तभी ना इल्लू को ऐसे पुरानी याद आने लगती हैं, जब वो मतलब उसकी जो केयर टेकर थी वो मतलब उसको बोलती थी कि तुम कुछ बेच कर आई हो या फिर नहीं आई। तो इल्लू बोलती थी कि नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बेच कर आई। तो वो उसके पैसे भी चेक करती थी और टिश्यूज़ भी चेक करती थी। तो देखती है कि कितने बेच कर आई हो, बोलती कि दिखाओ मुझे कितने बेच कर आई हो। तो वहाँ पर ना इल्लू ने कुछ भी नहीं बेचा होता और वो सारे के सारे टिश्यूज़ वैसे के वैसे वापस ले आती है। और उसकी जो मतलब केयर टेकर होती है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटती है और बोलती है कि तुम घर से बाहर ही रहोगी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और एक आदमी ने मतलब टिश्यू खरीदे बिना ही उसको कुछ पैसे दे दिए थे और वो इलुल से वापस ले लेती है और बोलती है कि ये मुझे दे दो। और वो सारे के सारे पैसे भी इलुल से वापस ले लेती है और उसको बोलती है कि तुमको इस चीज़ की ना पक्का सज़ा मिलेगी, चलो घर से बाहर निकल जाओ। अब तुम भूखी रहो और ठंड में रहो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें मतलब ये सब बेचना है या फिर नहीं बेचना। तो मतलब वो बेचारी चिल्लाती रहती है छोटी इल्लुल कि प्लीज़ मैं आगे से सारी टिश्यू बेच दूँगी, प्लीज़ मुझे अंदर ले लो। बट जो वो मतलब केयर टेकर होती है ना वो दरवाज़ा ही नहीं खोलती और इल्लुल बाहर खड़ी ऐसे ठंड में काँपती रहती है। छोटी इल्लू ना से चिल्लाती रहती है कि प्लीज़ मैं कल से सब कुछ बेच आऊँगी, प्लीज़ मुझे अंदर ले लो। बट कोई भी उसे अंदर नहीं लेता। और इधर जो ना इल्लू को वो सीन्स याद आ रहे होते हैं और वो सीन्स को याद करके ना वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और वो मतलब वहीं पर बेड पर ऐसे रो रही होती है। और तभी ना वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो जैसे आतिश आता वो उसे देखता है ना और वो देखता है कि इल्लू रो रही है और इल्लू भी आतिश की तरफ देख लेती है। तो इल्लू जल्दी से दूसरी तरफ मुँह करके मतलब लेट जाती है और आतिश कुछ टाइम वहीं पर खड़ा हुआ ना इल्लुल को देखता रहता है और वो कुछ सोचता रहता है इल्लुल के बारे में। तो जैसे जैसे वो पास में आता है फिर मतलब उसका ब्लैंकेट उठाता है और इल्लुल के ऊपर दे देता है। बट इल्लुल ना वो ब्लैंकेट उठाती है और दूर फेंक देती है। तो आतिश को भी इस चीज़ के लिए ना काफ़ी हर्ट होता है कि अभी वो मतलब गुस्से में है। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखता है और मतलब उसको उस इल्लुल के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा होता है। तो वो बिना कुछ बोले ना वहाँ से चुपचाप चला जाता है और इल्लुल फिर खड़ी होती है और बोलती है कि दैट्स इट, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, इतनी जल्दी तुम चले गए, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम इतनी जल्दी हार गए। इतना ऐसे सोच रही थी क्योंकि उसे ना बुरा लग रहा होता, उसे ऐसे होता है कि शायद मेरे को कोई मनाएगा या फिर ऐसे फील कर रही होती है। आई गेस ना आतिश को थोड़ा सा इल्लुल को टाइम देना चाहिए, लाइक इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। भले ये थोड़ा ऐसे गुस्सा करती है, स्टिल इसको ना ऐसे स्पेंड करना चाहिए। फिर ना आतिश उसके बाद घर से बाहर आ जाता है तो उसको ना इल्लुल की वही बातें ऐसे ना कंटिन्यूसली याद आ रही होती हैं, जब वो बोल रही होती है कि तुमने उस आदमी की मतलब उस लड़की से शादी क्यों की, उस आदमी की लड़की से शादी क्यों की जिसने तुमसे मुझे दूर कर दिया, जिसने हमारे पेरेंट्स को हमसे दूर कर दिया, तुमने उससे शादी क्यों की? क्या तुम सच में मुझे प्यार नहीं करते थे? अब तुम उसके साथ खुश भी हो? क्या तुम मेरा बदला भूल गए थे? ये सब ना बातें उसको ना मेरे इल्लुल ने जो कही थी वो याद आ रही होती हैं और इन चीज़ों को याद करके ना आतिश बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट होता है और उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करे वो क्या नहीं। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश वहीं पर खड़ा ही होता है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे इल्लुल को वापस से मनाऊं और कैसे मैं उसको वापस से सही करूं। बट उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और वहीं पर आ जाते हैं जमाल राजा प्रपोज़ करके ऐसे बॉयफ्रेंड बनकर तो मतलब सीधा वो आ जाता है। तो आकर मतलब आतिश उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो मतलब फिर इसके बाद ना जमाल से बोलता है कि बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें काफ़ी मैसी हो गई हैं ना। तो वो बोलता है कि हाँ काफ़ी। यार गाइस, आपको ये नहीं लगता कि मतलब सीज़न 1 में जमाल का रोल ज़्यादा था, अब सीज़न 2 में सिर्फ उसकी लव लाइफ दिखाई जा रही है, वो आतिश के साथ कम दिखाई दे रहा है? मुझे भी ऐसे लग रहा है थोड़ा सा, बताना कमेंट में। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता जमाल मैं क्या करूं, मरजान
बहन भी इलुल की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है और उसको भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आज वो मतलब जमाल से बोलता है कि आतिश मुझे पता है कि तुम जितना मर्जी भी हार्ड कर लो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो तुम कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल वो टाइम के साथ मतलब बीत जाएंगी चीज़ें और सब कुछ ठीक हो जाएंगे, और यही फैक्ट है। और इस चीज़ को ना अभी तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम जितनी जल्दी करोगे ना उतना ही ज़्यादा ये सब मैसी होता रहेगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ खुद को ना स्ट्रांग रखो। तुम्हें सब बोझ अपने शोल्डर्स पर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो नहीं तो तुम सब ख़राब कर दोगे, दोनों को बिखार दोगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दो। तो वो जमाल को बोलते हैं कि जमाल आई रियली डोंट नो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये चीज़ मैं भी समझ रहा हूँ कि ये चीज़ सब मुझे नहीं करना चाहिए, पर जब मैं इलुल की सिचुएशन देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फील होता है, और मैं इतना ज़्यादा बर्डन कैसे लूँ। हाँ, एक साइड वो औरत है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और एक साइड वो है जो कि मतलब मेरी बहन है। एक साइड मेरी ज़िंदगी खड़ी है और एक साइड मेरी आत्मा का एक टुकड़ा खड़ा है। मैं किसकी साइड लूँ? हाँ, मैं इन दोनों को मतलब नहीं बांट सकता। मैं इन दोनों को इक्वली लव करता हूँ, मैं इन दोनों को नहीं खोना चाहता। मुझे सच में नहीं पता चल रहा क्या करूँ, और मुझे सच में ये भी नहीं पता चल रहा कि अगर मैंने कुछ भी किया तो कहीं मैं किसी को हर्ट ना कर दूं। मेरे में इतनी अब हिम्मत बची नहीं है कि मैं इन दोनों में से किसी को भी खो सकूं। मैं अब इन दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहता यार। आई फील सो सॉरी फॉर आतिश यार, मेरे को इतना मतलब दुख हो रहा है इस बंदे के लिए। फिर उसके बाद ना जमाल उसको समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा मतलब ऐसे सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब तुम्हारे साथ है, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। तो जमाल ना ऐसे रूम के अंदर आ जाता है दीमत से बात करने के लिए। तो वो बैक कॉल करता है दीमत को, क्योंकि दीमत की कॉल बार बार आ रही होती है जमाल को। तो वो जैसे ही बैक कॉल करता है तो दीमत जल्दी से कॉल उठा लेती है, और दीमत भी काफ़ी एक्साइटेड होती है ऐसे। तो वो सीधा बोलती है कि हेलो जमाल, हाउ आर यू। तो वो जमाल बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। और वो दोनों बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर। तो वो बोलती है कि तो कुछ घंटे तक तुम्हारे साथ मेरी बात नहीं हुई ना, तो अब मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई ये कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद वो पूछती है कि क्या आप तो मेंशन में हो। बोलता है कि हाँ मैं मेंशन में हूँ और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ जमाल, तुम ठीक हो, तुम्हारी आवाज़ भी ऐसे अच्छी नहीं आ रही मेरे को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें पता ही है ना कि कैसी चीज़ें चल रही हैं इलुल और मरजान के बीच। तो वो बोलती है कि ओ रियली, ओ माय गॉड, मेरे को बहुत बुरा लगा ये सुनकर। मतलब आई नो इलुल भी प्रॉब्लम है बट स्टिल मरजान तो ठीक है ना। तो वो बोलता है कि हाँ मरजान ठीक है। वो बोलते है कि कोई बात नहीं, मैं उसको कॉल कर लूँगी। वो बोलता है कि हाँ मेरे को पता है कि वो ठीक है अभी तक तो, बट वो कब तक ठीक रहेगी। इलुल उसी को तो कसूरवार मतलब समझ रही है ना सब चीज़ों के लिए। फिर ना उसके बाद जमाल उससे बताता है कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट माहौल चल रहा है, सब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट है और मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। बिकॉज़ मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मुझे आतिश को ऐसे देखना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ। फिर वो बोलता है कि क्या तुम घर पे हो। बोलती है कि हाँ हाँ मैं घर पे हूँ। तो तभी पीछे से आवाज़ आती है, बोलते हैं कि पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है। वो बोलती है एक्चुअली मैं बालकनी में बैठी हूँ ना इसीलिए, बट मैं थोड़ा टाइम पहले बाहर गई थी, वो मुझे चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही थी तो इसीलिए फिर मैं बाहर चली गई थी। तो अभी घर पे कुछ नहीं था खाने को इसीलिए, तो अभी आई हूँ घर पे और अभी चॉकलेट भी लेकर आई हूँ साथ में, तो अभी बैठ कर खाऊँगी। तो फिर उसके बाद ना जमाल उसे डांटने लग जाता है। जमाल बोलता है कि मतलब इतनी रात को तुम अकेली क्यों गई थी। वो बोलती है क्यों, क्या हुआ जमाल, इसमें क्या गलत है। वो बोलता है कि तुम सीरियसली आधी रात को घर से बाहर अकेली घूम रही हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो जस्ट मुझे बता देती, मैं चॉकलेट तुम्हें मैं लेकर दे देता, मैं लेकर आ जाता चॉकलेट तुम्हारे लिए। तो इतना सुनते ही ना दीमत ऐसे स्माइल सी करने लग जाती है। तो उसके बाद वो बोलती कि सीरियसली तुम इतनी दूर से मेरे लिए सिर्फ एक चॉकलेट लेकर आते, इतनी भी मैं पागल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ। तो वो बोलता है कि ऐसी ही बात है जी।
दीमत, अगर मुझे दूसरी दुनिया से भी लेकर आना पड़े ना तुम्हारे लिए चॉकलेट, तो मैं कभी भी किसी भी टाइम पर लेकर आ सकता हूँ। कहीं भी जाना पड़े तुम्हारे लिए कुछ भी लाने को तो मैं लेकर आ सकता हूँ। तो फिर उसके बाद ना वो उसे बोलता है कि चलो अब अंदर चली जाओ, बहुत लेट हो गया। तो वो बोलती कि ठीक है ओके मैं चली जाती हूँ। तो गुड नाइट बोलकर वो दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। और जमाल इधर ये सोच रहा होता है कि यार तू आज इस लड़की को कुछ ज़्यादा ही फैंसी वर्ड्स नहीं बोल रहा, मतलब जो वो चीज़ सुनना चाहती है वो तो बोल नहीं रहा, उसके अलावा सब कुछ तो बोल रहा है। भाई जो जिस चीज़ पर थोड़े स्ट्रेट होना चाहिए वो तो बोल नहीं रहा। यार जमाल भी बिंग जमाल, यार क्या ही करता रहता है ये। फिर इसके बाद ना दीमत खुद बैठी सोच रही होती है कि मतलब कुछ और तो इससे मर्जी बुलवा लो, बस वो 2 वर्ड्स बोलने में इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मतलब बेसिकली उसने अभी तक इसको आई लव यू नहीं बोला है, सारा कुछ बोल चुका है, मतलब मैं तुमसे बिना रह नहीं सकता ये सब, बट आई लव यू अभी भी नहीं बोला। फिर उसके बाद ना मरजान बैठी बना रही होती है फ्रॉग्स, और वो बेड पर रख रही होती है ऐसे फ्रॉग्स बना बना कर। तभी ना वहाँ पर आ जाता है आतिश, और आतिश ना उन फ्रॉग्स को देखने लगता है और वो बोलता है कि क्या मैं किसी मैजिकल पॉन्ड में आ गया क्या, यहाँ पर कितने फ्रॉग्स हैं। तो इतना सुनते ही ना मतलब मरजान के फेस पर हल्की सी लाइक स्माइल आ जाती है। फिर उसके बाद मरजान उसे बताती कि एक्चुअली मैं थोड़ी बोर हो रही थी, मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो इसीलिए मैं अभी बोर हो रही हूँ गाइस, मेरी टांग टूट चुकी है और मैं बेड पर लेटी पड़ी हूँ, क्या करूँ, बोर हो रही हूँ इसलिए वीडियो पे वीडियो बना रही हूँ। फिर इसके बाद वो पूछती है कि इलुल कैसी है। तो आतिश बोलता है कि इलुल ठीक है, तुम उसकी फ़िक्र मत करो। फिर वो ना मतलब उसको बताता है कि वो सो रही थी, शायद सोने का नाटक कर रही थी, मेरे को नहीं पता। और इतना सुनते ना वो फिर से सैड हो जाती है। तो ये सुनते ही मतलब आतिश ना बात बदल देता है, बोलता है कि तुमने तो मतलब बहुत ही अच्छा फ्रॉक बनाया है, इसकी तो शेप भी तुमने एग्जैक्ट फ्रॉक जैसी ही बनाई है। वो बोलती कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मुझे ऐसे था कि वो चीज़ें मैं वापस सोचना नहीं था चाहती थी, इसीलिए मैंने मतलब इन चीज़ों में अपना बनाने का ध्यान दे दिया, तो इसलिए मैं फ्रॉक्स वगैरह बनाने लग गई। तो आतिश भी ये देख कर ना ऐसे स्माइल करने लग जाता है। फिर उसके बाद ना आतिश मतलब फ्रॉग से जंप करवाता है। तो वो बोलता है कि तुमने मतलब इन फ्रॉग्स को जंप करना भी सिखा दिया। तो मरजान बोलती कि अभी थोड़े ये लेज़ी हैं, अगर मैं अगर मैं इसको फ्रॉग को किस करूँगी क्या ये प्रिंस बन जाएगा। तो आतिश ना उसकी बात सुनकर ऐसे हंसने लग जाता है। तो वो बोलता है कि आई थिंक हमें किस कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे उस लेडी को किस करनी चाहिए जिसने ये फ्रॉग्स बनाए हैं। अगर मैं तुम्हारे लाइक हाथों को किस करूँगा तो ये फ्रॉग क्या मेरी भी किस्मत खुल जाएगी। और इतना कहते ही ना आतिश उसको किस कर लेता है। एंड मरजान ये देखकर काफ़ी ऐसे हैप्पी होती है। फिर उसके बाद ना मरजान फिर मतलब आतिश को बोलती है कि आई एम सो सॉरी, जो मैंने पहले किया मुझे पता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने बिना सोचे समझे वो सब कर दिया, बट मेरा दिमाग उस टाइम चल ही नहीं रहा था, मेरे को ऐसे था कि मैं शायद इल्लू का दर्द कम कर सकूं, इसलिए मैंने उस तरीके से रिएक्ट किया। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, उसको थोड़ा टाइम दो, और ख़ुद को ब्लेम करने के लिए तुम्हें कोई भी मतलब जगह नहीं है, तुम खुद को ब्लेम नहीं करोगी इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद ना आतिश फिर से बात टाल देता है और बोलता है कि ये सारे फ्रॉग मेरे पास मतलब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो फिर वो बोलती है कि क्योंकि ये जानते हैं कि मैं तुम्हारा यहाँ पर बैठकर वेट कर रही थी। तो फिर वो बोलता है कि चलो रिवर्स कर देते हैं, जो फेरी टेल है, तुम खरगोश को किस मत करना क्योंकि प्रिंस तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, तो लेट द प्रिंस किस यू। यार ये अच्छा था। तो फिर उसके बाद ना वो मरजान को ऐसे किस कर लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये हज़ार को, तो ये हज़ार आता है और ये ना मतलब ऐसे जो अपने इसका मेंशन होता है ना, मेंशन से बाहर आ जाता है। तो वो मेंशन से देख रहा होता है आतिश का घर। तो मरजान के घर पे देख कर ना वो बोलता है कि देखो ये कितने आराम से रह रहा है आतिश करहान, इसने मेरी ज़िंदगी वो कर दी और मेरी बहन मेरी माँ मुझसे छीन ली और ख़ुद अपनी माँ और बहन के साथ और बीवी के साथ मज़े लूट रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब इसके ज़िंदगी जो है वो अच्छी चल रही है पर कब तक चलेगी।
थोड़ा टाइम ही चलेगी, जब तक मैं चाहता हूँ तब तक ही अच्छी चलेगी। इसके बाद जो इसके अच्छे दिन हैं वो अब वैसे नहीं रहेंगे, वो अब ख़त्म होने हैं। ज़ार ना ऐसे इलुल की फ़ोटोज़ वगैरह देख रहा होता है अपने फ़ोन पे और ना वो बोल रहा होता है कि ताहिर, मैं इतना कुछ सोच कर आया हूँ ना तुम्हारे लिए, जो तुम सोचते सोचते ही कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब तुम्हारे ऊपर मैं ऐसा धमाका करूँगा ना कि तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ हो क्या गया और तुम्हारे लिए क्या बेटर है और क्या नहीं। इसका मतलब यही है कि बेसिकली ज़ार ना इलुल को यूज़ करेगा ताहिर के ख़िलाफ़, आतिश के ख़िलाफ़, और एज अ यूज़ में शायद इलुल को उससे प्यार हो जाए और इसको भी इससे प्यार हो जाए। इस तरीके की स्टोरी बनाई जाएगी सिमिलर टू द आतिश एंड मरजान। एंड आई रियली डोंट वांट कि ये दो लोगों को मतलब आतिश और मरजान की स्टोरी रिपीट करते हुए देखना। मेरे को सिर्फ इनकी स्टोरी चाहिए भाई, मैं उनका नहीं देखना चाहती कुछ भी। फिर वहीं पर ना आतिश और मरजान ऐसे सो रहे होते हैं तो आतिश को ना ऐसे फील होता है कि कोई बाहर है, तो वो जाता है मतलब उठकर मरजान से धीरे से छुपकर, तो मरजान की ना तभी आँख खुल जाती है। तो जैसे वो देखने लगता है तो मरजान उठ जाती है और मरजान बोलती है क्या हुआ। तो आतिश जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना तो वो मतलब खिड़की नहीं खोलता, उसको ऐसे लगता है कि शायद मरजान डर ना जाए या फिर कोई इसको ऐसे ना लगे कि कोई बाहर है या फिर कुछ भी। तो वो जल्दी से मरजान के पास जाता है और मरजान को पूछता है कि बेबी मैंने तुम्हें उठा दिया। अब ये ज़्यादा ही हनी और बेबी नहीं बोलने लग गया। तो बोलती कि नहीं नहीं, वो एक्चुअली तुम इतनी जल्दी में उठे ना तो मेरे को भी ऐसे लगा क्योंकि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए और क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो आतिश कहता है कि नहीं नहीं, वो एक्चुअली ना मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो मेरी जाग खुली तो फिर मैं थोड़ी सी हवा लेने चला गया था बाहर, इसलिए मैं देख रहा था। तो फिर बोलता है कि चलो सो जाते हैं अभी मैं वापस आ रहा हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ सो रहा हूँ। फिर इतना कहकर वो मतलब उसके साथ ऐसे सो जाता है। तो फिर ना मरजान पूछती है कि सच में मतलब कोई नहीं था ना। तो वो बोलता है कि हाँ बेबी कोई भी नहीं था। तो वो मतलब फाइनली वो सो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि ओके चलो अभी सो जाओ, गुड नाइट, अपनी ड्रीम्स में मेरे को ज़रूर देखना। तो वो बोलती है कि अब और कोई चॉइस है क्या, अब और कोई तो लड़का मैं देख नहीं सकती अपनी ड्रीम्स में, तो मैं ही देखूँगी ना। देन फिर वो दोनों ना ऐसे स्माइल करने लग जाते हैं। बट आतिश को अभी भी हो रहा होता है कि बाहर कोई ना कोई तो है। फिर ना सुबह उठकर वो सिक्योरिटी को कॉल कर रहा होता है और उनसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें कोई फुटेज वगैरह मिली कि बाहर कौन था। तो सिक्योरिटी बोल देती है कि नहीं बाहर तो कोई भी नहीं था। वो बोलता है कि तुमने सारा एरिया अच्छे से चेक किया। तो वो बोलते कि हाँ हमने तो सारा एरिया अच्छे से चेक किया। वो बोलता है कि मतलब आधी रात थी, आई थिंक 12 या फिर 1 बजे होंगे, तब कभी चेक कर लेना। तो बोलते कि हाँ सब चेक कर लिया, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो आतिश अभी भी होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पर तभी वहाँ पर मरजान आ जाती है और मरजान से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई और तुम किससे बात कर रहे थे। तो आतिश उससे कहता है कि अरे कुछ नहीं, वो सिक्योरिटी से बात करनी थी। तो मतलब मरजान को ऐसे हो जाता है कि सिक्योरिटी से क्यों बात करनी थी। तो बोलता है कि मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ ना, रेगुलर चेकअप उनसे लेता रहता हूँ, सिक्योरिटी से भी सुबह शाम कुछ उन्होंने ऐसा देखा हो तो जस्ट रेगुलर चेकअप था। तो बोलती है कि पक्का कुछ नहीं हुआ है ना आतिश, सब ठीक तो है। बोलता है कि हाँ सब ठीक है, पर तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई, तुम तो थोड़ा लेट उठते हो ना। तो वो बोलती है कि आज मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनवाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट बना सकूँगी। भैया अमीर लोगों के अलग ही चोंचले होते हैं ना, ये हमारे जैसे मतलब गरीब लोग बेचारे जो सुबह उठकर बिल्कुल ब्रेकफास्ट बनाना नहीं चाहते फिर भी उनको उठकर बनाना पड़ता है। ये अमीर लोगों को क्या टेंशन है भाई, ये फिर भी सुबह उठकर ब्रेकफास्ट खुद के हाथों से बनाएंगे, इनको अच्छा लगता है। मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कुकिंग। फिर उसके बाद ना वो इलुल की बातें करने लग जाते हैं। तो इलुल के बारे में पूछते हैं तो वो बोलती है कि अब मैं इलुल के बारे में मतलब उसको ऐसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं करूँगी, मैं जस्ट उसको टाइम देना चाहती हूँ, शायद वो टाइम के अकॉर्डिंग सब ठीक हो जाएगा। तो आतिश भी बोलता है कि हाँ यही मैं बात तुमसे करना चाहता था, शायद ना हमें अब टाइम पर छोड़ देना चाहिए, तो शायद टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मरजान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मरजान भी ऐसे चुप से हो जाती है। तो उसके बाद ना मरजान के गले में एक स्कार्फ पहना होता है, जिसे पकड़ कर ना आतिश उसको अपनी तरफ ऐसे खींच लेता है। तो जैसे वो उसकी तरफ आता है ना तो मतलब मरजान और आतिश दोनों ऐसे पास हो जाते हैं। तो आतिश उसे बोलता है कि आज सुंदर लग रही हो। तो वो बोलती है कि मैं तो हमेशा ही लगती हूँ।
फिर उसके बाद ना आतिश आता है उसकी लिप्स के पास, और जैसे वो उसके लिप्स के पास पहुंचता है पर मरजान बेबी दूर हो जाती है। वो बोलती है कि मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो आतिश, अब सारे टेबल पर बैठे होंगे और खाना बनेगा नहीं, तो इसलिए ना मेरे को मतलब ब्रेकफास्ट लेकर आना है और हेल्प भी करवानी है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है अभी हम चलते हैं। तो वो बोलती है कि मतलब मेरे को बहुत सारा काम करना है आतिश। वो बोलते हैं कि बाद में कर लेना ना, और हम थोड़ा सा मतलब पुरानी बातें भी याद कर लेंगे। तो वो दोनों ऐसे स्माइल करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है इलुल पर। तो इलुल ना सोकर उठी होती है, तो जैसे वो उठती है ना तो उसके ऊपर स्टिल मतलब ब्लैंकेट होता है। तो वो ब्लैंकेट देखकर ना समझ आती है कि मतलब आतिश उसके रूम में फिर से आया था और उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट दे दिया। तो वो बोल रही है कि मतलब बाई ने मेरे ऊपर आकर ब्लैंकेट फिर से दे दिया, मतलब मेरे रूम में फिर से आया था। वो हंसने स्माइल से करती है, मतलब फिर तभी ना वो उसको याद आता है कि ये क्या कर रही हो तुम इलुल, तुम पागल हो गई हो क्या? वो आदमी है जिसने तुम्हारे दुश्मन से और जिसने तुम्हें इतनी दूर फेंक दिया, तो उसकी बेटी से शादी कर ली। अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इमोशनल नहीं हो सकती। तभी ना वहाँ पर मतलब जो आतिश की फ़ोटो है ना वहाँ पर पड़ी होती थी, वो टूटी फूटी होती थी। तो उसको मतलब वो उठाती है इलुल और उसको ना देख कर थोड़ी सी स्माइल करने लगती है। और तभी ना उसको फिर से कोई पुरानी याद आ जाती है, जिसमें वो मतलब एक आदमी होता है जिसमें उसको दोनों को ताहिर और इलुल को दोनों को अंदर बंद कर रहा होता है। और बोलता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकले ना तुम दोनों की हड्डियाँ तोड़ दूँगा अगर तुम दोनों में से कोई भी बाहर आ गया। तो वो मतलब ऐसे डर रहे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा, और वो उसको समझा रहा होता है कि कोई भी बाहर नहीं आएगा। तो एवरीबॉडी वाज लाइक ओके ठीक है अंकल जी हम बाहर नहीं आएंगे, और वो अंदर ही खट जाते हैं। और ये चीज़ याद करके ना इलुल को फिर से आंसू आने लग जाते हैं। वो बोलती है कि अगर मैंने इस तरीके की ज़िंदगी सही है तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। एंड आई रियली डोंट नो वो मरजान को ये चीज़ बोल रही थी या फिर आतिश को ये चीज़ बोल रही थी, बट वो बोल आतिश की फ़ोटो को देख कर रही थी। मेरे को ऐसे लगता है कहीं ये आतिश की ना ज़िंदगी बर्बाद कर दे पागल लड़की। तभी ना उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है अननोन नंबर से, तो वो उठाती है। तो फिर मतलब जो हज़ार होता है वो कॉल कर रहा होता है। वो बोलता है कि इलो कैसी हो तुम? वो बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें? हाँ क्या कर रहे हो तुम, मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि क्या तुम हमेशा सबसे ऐसे बात करते हो या फिर तुम्हारा मेरे साथ ही कोई ऐसा सीन है कि तुम मेरे से इस तरीके से और इस एटीट्यूड में मेरे से बात करते हो? तो इलुल कहती है कि फ़ोन क्यों किया, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं तुमसे प्यार से बात करूँ? फरजान और आतिश ना से घूमने के लिए बाहर आए हुए होते हैं, और वो ना मतलब अपनी पुरानी जगहों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर बहुत टाइम के बाद आई हूँ। वो बोलते कि हाँ मैं भी बहुत टाइम के बाद आया हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था ना तब मैं यहाँ पर आया करता था, पर अब तो मेरे को यहाँ पर आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। जब मैं स्कूल जाता था तब भी मैं आया करता था यहाँ पर। तो वो बोलता है कि यहाँ पर ना ये जो रोड है ना इस पर मैं चलने की कोशिश किया करता था, और ये मेरे लिए काफ़ी अब मेमोराइज थिंग्स हैं। अब मेरे को वापस से वही चीज़ें वापस से याद आ रही हैं। फिर उसके बाद ना मरजान बेसिकली उसको बताने लगती है, और वो बोलती है कि मतलब हम कभी मिले क्यों नहीं यहाँ पर, जब तुम छोटे थे। तो ऐसे ऐसे ना वो बातें करते यहाँ से निकलते रहते हैं। तो बेसिकली वो ना इस चीज़ एक्सप्लोर करने आते होते हैं। आई एम सो सॉरी मेरे से ऐसे कॉन्टीन्यूसली नहीं बोला जाता बिकॉज ऑफ माई चिन। जैसे मैं ज़्यादा बोलने लगती हूँ ना तो मेरे चिन में दर्द होने लग जाता है। एंड यू गाइज नो कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट, और मेरी चिन थोड़ी सी एक साइड से हल्की स्क्रैचेस आए थे और वहाँ पर मुझे स्टिचेस लगवाने पड़े। सो बेसिकली इसको छोड़ो। फिर ना मरजान वहाँ पर चलती चलती ना ऐसे गिरने वाली होती है, तो आतिश उसे पकड़ लेता है। तो आतिश को बोलती है कि तुम मुझे कभी गिरने नहीं दोगे ना? तो आतिश बोलता है कि हाँ कभी भी नहीं, मेरा मतलब ये दुनिया टूट सकती है पर मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूँगा। फिर इसके बाद ना वो वहाँ पर फिर से खड़े होकर वहाँ पर रोमांस करने लग जाते हैं। वो बोलता है कि अगर हमने यहाँ पर रोमांस किया ना तो हम जो लॉ है ना यहाँ का बना हुआ वो हम तोड़ देंगे। और इतना सुनते वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ना मरजान को दूर खड़ी को ऐसे लाइंस दिखती हैं वहाँ पर, तो वो सोचती है कि चलो वहाँ पर चलते हैं। गाइस अब देखो यहाँ पर वो नहीं है ना वो ब्लैक ब्लैक सा, तब वहाँ पर ब्लैक ब्लैक सा था। वो क्या था? शिट थी क्या? फिर ना मरजान वहाँ पर खेलने लग जाती है। गाइस प्लीज़ लेट मी नो कि आप में से किस किस ने ये चीज़ खेली हुई है, प्लीज़ लेट मी नो। मैंने तो बहुत खेली है बचपन में। फिर उसके बाद मरजान मतलब ऐसे खेलती है वहाँ पर और वो कंटिन्यूसली करती रहती है, बट वो ना
आउट हो जाती है। तो आतिश उसे बोलता है कि तुम आउट हो गई। तो वो बोलती है कि अच्छा, इसका मतलब तुम तो प्रो लग रहे हो मुझे, तो तुम ही खेल लो। फिर उसके बाद ना वो उसको आतिश को पकड़ाती है। तो वो बोलता है कि तुम श्योर हो क्या? तो मरजान कहती है कि हाँ हाँ मैं श्योर हूँ, और मुझे पता ही है कि मैं ही जीतने वाली हूँ। तो आतिश उससे बोलता है कि वो तो हम देखेंगे कि कौन जीतने वाला है और कौन नहीं। इतना कहते ही ना मतलब वो जाता है और जीत के आ जाता है। तो वो बोलती कि वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम तो इसमें एक्सपीरियंस लग रहे हो। वो बोलता है कि हाँ। फिर उसके बाद ना वहाँ पर उसको कुछ खाने की स्मेल आ जाती है। तो मरजान कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ खाने की स्मेल आई। यार ये आतिश कितना सस्ता हुआ, कितना क्यूट लगता है ना। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मतलब हम किन किन चीज़ों से जा रहे हैं ना, पहले हमने रोमांस किया, फिर हम यहाँ पर होप स्कॉच खेलने लग गए। होप स्कॉच खेलने के बाद अब तुम्हें बेगल्स की स्मेल आ रही है, तो अभी अच्छा चलो फिर खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम, पर मैंने तो यहाँ पर सुना है कि ये वो दुकान बंद हो गई थी। वो बोलता है कि हाँ बंद हो गई थी, पर हमने ऑनर से बात कर ली थी, वो आज के लिए स्पेशली हमारे लिए खोल देंगे। तो इतना सुनते ही ना वो काफ़ी खुश हो जाती है मरजान, और आतिश को ना ऐसे पप्पियाँ छप्पियाँ सी कर देती है एक आधी। तो फिर वो बोलता है कि चलो अब मतलब खाने चलते हैं। फिर उसके बाद वो मतलब वहाँ से जाने लगते हैं। तो मरजान उसे बोलती है कि अब मतलब हम फैमिली ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं लेट हो सकते ना, हमें यहाँ पर बाद में खा लेंगे आकर, तो तुम हम घर पे वापस खाना खाने चलते हैं। तो वो हाथ पकड़ती है उसका और उसको ना वहाँ से लेके जाने लगती है। तो बेसिकली अभी ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, पर इनकी खुशी पर हज़ार की नज़र लगने वाली है। फिर हम देखते हैं कि दीमत ऐसे बैठी होती है और लैपटॉप पे काम कर रही होती है। तभी उसके फ्रेंड किसी हरकान की कॉल से आ जाती है, और हरकान ना इसके अंकल का कोई अच्छा मतलब फ्रेंड का बेटा होता है, और इसका भी काफ़ी अच्छा फ्रेंड होता है। तो हरकान की कॉल आते ही तो दीमत ना अनसिक्योर सी लगी, ऐसे खुश नहीं लगी उससे बात करते हुए। आई डोंट नो इसकी क्या मिस्ट्री है आगे। आई गेस इसकी एंगेजमेंट वगैरह हरकान के साथ इसकी फ़िक्स होगी, जो कि इसके अंकल फ़िक्स करेंगे। सो वो बात करती है। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ हरकान कैसे हो तुम? वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? बोलती है कि मैं ठीक हूँ। बोलते हैं कि तुम आ नहीं रही क्या यहाँ पर? तो बोलती है कि नहीं नहीं मैं नहीं आ रही यहाँ पर। तो वो बोलते हैं कि क्यों नहीं आ रही है? बोलती है कि मैं अपना रूटीन नहीं ब्रेक करना चाहती थी। तो बोलते हैं कि अच्छा तुम नहीं आ रही तो चलो मैं ही आ रहा हूँ। तो दीमत कहती है कि कब आ रहे हो तुम? और पीछे से ना जमाल ये बात सुन लेता है कि वो किसी हरकान के साथ ऐसे बात कर रही है। तो बोलती है कि ओके तुम फिर कब आओगे? वो बोलता है कि इस दिन आऊँगा, क्या तुम मुझसे मिलोगी? तो वो बोलता है ये कि हाँ अगर मैं अवेलेबल हुई तो मैं पक्का मिल ही लूँगी तुमसे, कोई बात नहीं तुम आ जाओ। इतना कहते ही ना मतलब जैसे ही वो घूमती है तो उसकी नज़र पड़ जाती है जमाल से, और जमाल को देखकर उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है। भाई अब मेरे को सच में लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है, और जमाल तो है ही जेलस। तो जमाल इज़ जमालिंग। सो उसके बाद वो ना उसके पास आता है, और जमाल देख रहा था उसको चुपचाप कि अभी ये कुछ बोलेगी और कुछ बताएगी, बट दीमत कुछ नहीं बोलती। वो वेट करता रहता है मतलब दीमत कुछ बोले, बट वो नहीं बोलती। फिर फाइनली जमाल उससे पूछ ही लेता है कि ये हरकान कौन है। तो दीमत पहले डरती है उससे, फिर उसके बाद उसको बता देती है कि हरकान मेरा फ्रेंड है, जब मैं छोटे थे तो हम साथ में खेलते थे, तो अच्छा फ्रेंड है वो मेरा। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगा।